साइबर क्राइम कितना बड़ा इशू और कितना एड्रेस्ड हो रहा है? और साइबर क्राइम काफ़ी तेज़ी से बढ़ रहा है। अगर हम नंबर वाइज देखें तो सेक्सटॉर्शन सबसे ज़्यादा बड़ा क्राइम है। मनी वाइज देखें तो इन्वेस्टमेंट स्कैम सबसे ज़्यादा बड़ा क्राइम है, और दूसरा है डिजिटल अरेस्ट। ये साइबर क्राइम से बचने के लिए टॉप ऐसी 4-5 चीज़ें ना करें। साइबर स्लेवरी जो इतना काला है जिसको आम आदमी शायद समझ ही नहीं पाता। और ये स्पेक्ट्रा क्या है एग्जैक्टली? वो है एक्सप्रेशन ऑफ योर नॉलेज ऑन पेपर। कितने करोड़ की ड्रग्स मंगवाई कंट्री में, आप विश्वास नहीं कर सकते। दैट इज वन ऑफ द बिगेस्ट केस ऑफ मतलब वर्ल्ड कह सकते हैं। पवन जी, वेलकम टू द डीप रूट टॉक्स। बहुत बहुत धन्यवाद आपका मुझे बुलाने के लिए। इट्स अ प्लेजर। व्हेन यू सिट एंड डू अ पॉडकास्ट विद अ पुलिस ऑफिसर एंड दैट टू ऑफ अ डीआईजी रैंक, तो इट्स अ प्लेजर। ये मेरे लिए एक प्लेजर है। प्लेजर इज ऑल माइन। नहीं, यू आर मोस्ट ऑफ ऑल, शुरू करने से पहले यू आर अ वेरी हम्बल ऑफिसर। यू आर ऑलवेज स्माइलिंग, और ये आपका ऑरा बहुत पॉजिटिव है। ये कैसे मेंटेन रखते हो आप? I think I can give credit to my parents and genes. Blessing of them that I'm like this. Like we all develop in some sort of personality. तो आप बहुत हम्बल बैकग्राउंड से, यू कम फ्रॉम अ फार्मिंग फैमिली, एंड आप 2009 में आईपीएस मैंने यूपी काडर में। जी। तो एंड यू वर, आप शुरू से ही आपको था कि 7वीं क्लास से पता था कि आपने पुलिस ऑफिसर ही बनना है। जी। तो इतनी क्लैरिटी के साथ, और आपने एक वो किस्सा ज़रूर शेयर मैं चाहता हूँ आप करें कि जब भरा जाता तो आपने सिर्फ आईपीएस ही भरा था, उसके अलावा आपने सब जगह 0-0 कर दिया था। तो ये क्या, अगर बाई चांस ना, वो सोचा ही नहीं था कि नहीं होगा? नहीं, एक तो कॉन्फिडेंस तो था कि हो जाएगा, कि थोड़े जिद्दी थे, क्रेजी थे कि अब क्यों नहीं होगा, मतलब सभी का होता है, हम में क्या कमी है, मेहनत करेंगे हो जाएगा। और कितनी सीट चाहिए, हमें तो एक ही चाहिए। कितनी सीट है, कितनी वैकेंसी है, कितने लोग एग्ज़ाम दे रहे हैं, इससे क्या फ़र्क पड़ता है। तो उस तरीके का थोड़ा सा एक एटीट्यूड रहता था। और ये 7th क्लास से ही नहीं, 7 ईयर का जब मैं था, अच्छा, 7 साल के थे 7th बर्थडे पे एग्जैक्टली मेरे पापा एक वो बच्चों के पुलिस वाली ड्रेस लाए थे। हाँ। और इनोसेंसी मैंने बोला कि मैं जब बड़ा होके बनूंगा पुलिस वाला तब पहनूंगा टाइप, नॉट नोइंग कि तब मुझे कैसे आएगी। तो ये इंसिडेंट मेरे पेरेंट्स को याद है, जो मुझे बताते रहते हैं कि तू शुरू से ही जिद्दी था। तो वो एक जिद थी, और कैसे थी, क्यों मुझे यही बनना था, मैं इसके एग्जैक्ट ट्रूथ तो नहीं जानता। बट कोई किसी को बुली करता है या किसी के साथ गलत करता है तो गुस्सा आता था, लगता है कि इसको कैसे कर सकते हैं। तो शायद सबकॉन्शियस माइंड में एक ही तरीका लग रहा था कि पुलिस वाला बनेंगे तो ये बुली करने वालों को ठीक करेंगे। तो वही डीप रूट था कहीं ना कहीं दिमाग में कि इस लाइन में जाना है। इसलिए यूपीएससी फॉर्म में जिस साल सिलेक्शन हुआ उस साल 4th चांस में जो प्रेफरेंस होती है उसमें मैंने आईपीएस को 0-1 किया था, बाकी सबको 0-0 कर दिया था। इसका ये मतलब नहीं है कि मैं बाकी सर्विसेज को कमज़ोर समझता हूँ या वो मैं इस लायक नहीं समझता कि किया जाए, नहीं। सिर्फ टोटल पर्सनल चॉइस का मामला होता है कि आप कहाँ नौकरी करना चाहते हो, आप किस फील्ड में अपनी सेवाएं देना चाहते हो। तो ये मेरी चॉइस शुरू से ही थी। तो जैसे आप 4th अटेम्प्ट में यू क्लियर्ड सिविल सर्विसेज यूपीएससी, तो क्या लगता है कि पहले 3 साल ऐसी क्या चीज़ नहीं हुई होगी जो 4th ईयर हुई, 4th अटेम्प्ट में हुई? इसको आज तक कोई क्लियरली डिफाइन नहीं कर पाया, टू बी वेरी फ्रैंक। जो बनने के बाद लोगों को गाइड करके कोई ये कहता है कि मैं गाइड कर दूंगा और आप बन जाओगे, ऐसा अगर होता तो सारे ऑफिसर्स अपने फैमिली मेम्बर या रिलेटिव्स को बना लेते हैं। तो क्या फैक्टर काम करते हैं, यू नेवर नो। आपका माइंडसेट क्या है, आपके प्रिपरेशंस क्या है, आप कैसे एग्ज़ाम में आंसर्स लिख रहे हो, उस साल कौन सा सब्जेक्ट है जो थोड़ा अच्छा कर रहा है, एग्जामिनर कौन है जो आपकी कॉपी चेक करेगा। बहुत सारे फैक्टर इसमें काम करते हैं। तो कभी भी क्लियरली इसको डिफ़ाइन नहीं कर सकते कोई भी कि क्यों मेरा पहले चांस में नहीं हुआ और क्यों मेरा इस चांस में हुआ है। बट एक कंटिन्यूस एफर्ट से ये ज़रूर होता है कि आपके नॉलेज में और एक्सपीरियंस में एड ऑन होता रहता है। तो शायद जो एक्सपीरियंस हुआ पिछले 3 फेल्योर का, उस एक्सपीरियंस से जो एड ऑन हुआ उससे सिलेक्शन हुआ। क्योंकि
जब भी कोई सिविल सर्विसेज की तैयारी करता है तो हर कोई सिलेक्ट होने के लिए करता है, जी। पर चंद लोग ही हो सकते हैं। तो जैसे आपने बताया कि कोई ऐसा मास्टर फॉर्मूला नहीं है, जी। ये बस जब होता है तो हो जाता है। और नहीं, ऑब्वियसली मेहनत तो करनी ही पड़ती है। जैसे आप एक कुछ ऐसे फैक्टर्स आपने बाद में महसूस किए कि ये चीज़ मैंने शायद थोड़ी डिफरेंट की थी जिस वजह से मुझे एडवांटेज मिला होगा, या कुछ ऐसा? वो है एक्सप्रेशन ऑफ योर नॉलेज ऑन पेपर। कितना आता है आपको ये मैटर नहीं करता। जो एग्जामिनर चेक करता है वो वही चेक करता है कि आपने वहाँ क्या लिखा है। वही चीज़ डिसाइड करती है कि वो आपको कितने मार्क्स देगा, और मार्क्स उसी चीज़ के मैटर करते हैं। कोई एग्जामिनर किसी को पर्सनैलिटी को तो जानता नहीं है कि ये इसको बड़ा नॉलेज है या इसका ये, वो सिर्फ आपके लिखे हुए आंसर्स देखेगा, उस पर वो मार्क्स देगा। तो नॉलेज एक्सप्रेस कैसे करना है आपको, वो मैटर करता है कि फाइनली आपके कितने मार्क्स आते हैं। एक जनरल जब पुलिस का नाम लिया जाता है तो एक माइंड में सबसे पहले एक डर आता है, या एक होता है कि पुलिस, अच्छा पुलिस का मतलब एक वैसे एक थॉट प्रोसेस। तो आप भी जब बड़े होते होगे तो एक घर पे ऐसा देखा होगा कि जब पुलिस की बात होती है तो एकदम सीरियस हो जाते हैं लोग। जब आप ऑफिसर बने थे तो क्या क्या परसेप्शंस पहले चेंज हुए रिगार्डिंग पुलिस? नहीं, हम लोग पुलिस की अगर गाड़ी गांव में दूर से देख लेते थे तो भाग जाते थे कि पुलिस वाला है, पकड़ ले जाएगा, पीटेगा। मेरा सिलेक्शन हुआ तो जब हम टेबल के इस पार आ जाते हैं तो अलग से देखने लग जाते हैं। और मेरे एक सबकॉन्शियस माइंड में ये था कि मैं जहाँ रहूँ मुझे वहाँ ये धारणा लोगों की बदलनी है। लोगों को कभी भी पुलिस को अप्रोच करने में डर नहीं लगना चाहिए, क्योंकि उन्हीं के लिए तो है। तो अथॉरिटी को सर्विस के रूप में कन्वर्ट करना बहुत ज़रूरी होता है। ये मेरे मन में था, मैंने उसकी पूरी एफर्ट की। इसलिए हमेशा अपने सब तरीके से मेरी जितनी भी एक्सेस या मदद लोगों के लिए मैं खुली रखता हूँ कि कैसे उनकी मदद कर सकूँ। लोग अपना समझ के हक से, हम लोगों को सरकार इस बात की तो सैलरी देती है ना कि लोगों का काम कर सके। तो आई ट्राइड दैट, और टू सम एक्सटेंट आई कुड सक्सीड, मैं उसमें सफल रहा। जी, ऑलमोस्ट 16 साल की सर्विसेज में अब कितनी पोस्टिंग्स चेंज हो चुकी हैं आपकी अप्रॉक्सीमेटली? अप्रॉक्सीमेटली आई थिंक 24-25 पोस्ट हो गई है। 24-25। एंड उसमें आपने जैसे बताया कि ऑफ कैमरा जब हम बात कर रहे थे तो कई ऐसे पोस्टिंग्स होती है जिसपे आपको मतलब इट्स काइंड ऑफ एन एलिवेशन मोस्ट ऑफ द जितनी भी पोस्ट होती है, और आपने वो एम्ब्रेस किया। बट फैमिली के लिए डिफिकल्ट नहीं हो जाता है जब इतनी पोस्टिंग्स होती हैं? फैमिली के लिए होता है, क्योंकि फैमिली के लिए सोशल लाइफ और फैमिली लाइफ आपकी सर्विस के जो कोर एस्पेक्ट्स हैं उनसे इम्पोर्टेंट होती है। फैमिली के लिए होता है, लेकिन आई एम लकी और ब्लेस्ड कि फैमिली सपोर्ट मुझे हमेशा से रहा। बच्चों को भी असर पड़ता है, रोज़ स्कूल बदलना। कई बार ऐसे होता था कि आधा सामान खोला है, आधा पैक ही रखा है कि ट्रांसफ़र ऑर्डर आ गया कि अब वापस पैक करना शुरू करो। नहीं, जब कुछ दिनों में ट्रांसफ़र हो रहे हैं आपके, एक वीक में हो रहा है या कुछ ऐसे, तो वो पार्ट रहता है। बट ये भी पर्सन टू पर्सन वेरी करता है कि आपकी फैमिली आपको कितना सपोर्ट कर पा रही है। कई ऑफिसर्स होते हैं जिनके लिए स्टेबिलिटी थोड़ा मैटर करने लगती है फैमिली रीजन से। सीनियर लेवल पर आके सभी को करती है कि जब बच्चे थोड़े बड़ी क्लास में आते हैं तो हम सब चाहते हैं कि बच्चे किसी एक स्कूल में अच्छे से पढ़ ले। शुरू की क्लासेस में तो ठीक है, 1 साल में 2 या 3 स्कूल बदल गए। कभी कभी मेरी बेटी फर्स्ट तक आते आते उसके 6 स्कूल बिल्डिंग्स चेंज हो चुकी थी। 4th में 2 स्कूल, 5th में 2 स्कूल, ऐसे चेंज होते रहते हैं। ठीक है, लेकिन जब आप थोड़ी सी बड़ी क्लासेस में आते हो तो फिर थोड़ा स्टेबिलिटी चाहिए होती है। आपकी स्टोरी की बात करेंगे, बट जो आपने ये बुक लिखी है इसके रिवॉल्विंग विल टॉक अबाउट इट। डियर द पीपल, लेट्स मेक आवर कंट्री बेटर, सो दिस इज़ द बुक। और ये किताब मैंने ऑलमोस्ट 40-45 पेज पढ़े हैं। उस पर एक पर्सपेक्टिव, आपने एक स्पेक्ट्रम के बारे में बात की है, स्पेक्ट्रा के बारे में बात की। पहले तो आपका जो थॉट प्रोसेस इस किताब के पीछे क्या था, और ये स्पेक्ट्रा क्या है एग्जैक्टली? ये एक सपना है, ये एक कल्पना है और एक सपना है कि भविष्य में कभी किसी टाइम हम इतने बेहतर हो जाएं कि उससे बहुत सारी चीज़ें हैं जो समस्याएं जनरली हम लोगों के साथ होती है या आम आदमी फेस करता है, वो ख़त्म हो जाए, उसको ज़ीरो किया जा सके। जैसे मिसिंग चिल्ड्रन है, तो मिसिंग चिल्ड्रन की समस्या है। अब आप
वो कल्पना करके देखिए, जब किसी का बच्चा मिसिंग ना हो, बीमारी हो जाती है, हादसे हो जाते हैं जो हमारी उसके हाथ से बाहर होता है, लेकिन क्या हम ये कल्पना कर सकते हैं कि किसी का बच्चा मिसिंग ना हो, या ह्यूमन ट्रैफिकिंग ना हो, या कभी कोई साइबर क्राइम का शिकार ना हो सके, या नारकोटिक्स नशे से परिवार जो है वो बर्बाद ना हो, या इलीगल एक्टिविटीज जो चल रही है, ठीक है, जो केसेस आते रहते हैं, पुलिस पकड़ती रहती है और आते रहते हैं, उनको किसी लेवल पर जाके आप उनको एकदम कंट्रोल कर सकें। या जितने भी फेक के नाम पे, फेक डॉक्यूमेंट, फेक आइडेंटिटीज़ के नाम पे कितने तरीके की चीज़ें हैं और उनको हम कैसे कंट्रोल कर सकते हैं। तो वो एक सपना मैंने देखा है कि कभी किसी टाइम डाउन द लाइन हम उस लेवल तक पहुंच सकें। मतलब जो प्रक्रिया हमने शुरू की थी आज़ादी मिलते ही, जो धीरे धीरे हम आज यहाँ तक आए हैं जहाँ पे बहुत बेहतरी है, उसको और आगे कहाँ तक ले जा सकते हैं और कैसे ले जा सकते हैं, ये सपना मैंने इसमें देखा है। तो जो कंसेप्ट स्पेक्ट्रा का आप पूछ रहे हो वो ये है कि हम सभी लोग अपनी एक आइडेंटिटी लेते हैं, नहीं, बर्थ सर्टिफिकेट के साथ ही जब घर वाले नाम रखते हैं हमारा एक आइडेंटिटी हो जाती है कि भाई जी। आप ये हैं, मैं ये हूँ, हमारा ये परिवार है। फिर धीरे धीरे हम बहुत सारी आइडेंटिटीज़ हमसे जुड़ने लगती है। ये हमारा घर है, ये हमारी गाड़ी है, ये हमारा मोबाइल नंबर है, ये ईमेल आईडी है, ये हमारा सोशल मीडिया अकाउंट है, ये हमारा बैंक अकाउंट है, एंड सो ये हमारी कंपनी, बिजनेस। और ये अब ये हमारी चीज़ है और हमारे ही साथ जुड़ी रहे और हम ही इसको यूज़ कर रहे हैं, तो बहुत सारी समस्याएं अपने आप नहीं होती। जिस तरीके की समस्याओं की हमने चर्चा की वो तब होती है जब कोई फर्जी आईडी यूज़ करता है या किसी और के नाम की आईडी यूज़ करता है। जैसे साइबर क्राइम में मोबाइल नंबर, बैंक अकाउंट और आईपी एड्रेस, इंटरनेट आईडी है, इन 3 चीज़ की इम्पोर्टेंस रहती है। अब इसमें ज़्यादातर क्रिमिनल किसी और के आईडी पे जारी हुई सिम को या किसी और के अकाउंट, कागज़ पे बना बैंक अकाउंट, इनको यूज़ करते हैं। या इंटरनेट जो आईपी होगा वो उनका अपना नहीं होगा, अपने घर से तो कोई बैठ के नहीं करेगा क्योंकि पकड़े जाने के चांस रहते हैं। तो ये फेक चीज़ है। तो जितने भी तरीके की आइडेंटिटीज़ हम रजिस्टर करवाते हैं और उनको हम ही यूज़ करें तो बहुत सारी समस्याएं हल हो जाती है। तो स्पेक्ट्रा मीन्स प्लूरल ऑफ स्पेक्ट्रम, वन आइडेंटिटी इज़ वन स्पेक्ट्रम। सो ऑल काइंड ऑफ आइडेंटिटीज़ को हम एक प्लेटफॉर्म पे ला सकें और उसको वेरीफाई करने की टेक्निकल और फिजिकल वेरिफिकेशन की व्यवस्था कर लें, तो जितनी प्रॉब्लम हमने डिस्कस की है इनको किसी टाइम पे हम लोग जीरो कर सकेंगे। अब जैसे आपने अभी एक बात बताई सर कि आइडेंटिटीज़ होती हैं हर किसी की। अब आइडेंटिटी में कई बार ऐसे देखा जाता है कि जैसे हम आधार का ही है, कई जगह उसकी कॉपीज़ जाती हैं, उस हिसाब से होता है। तो हालांकि उसमें एक यूनिक आइडेंटिटी नंबर होता है जी। तो इज़ इट एक्चुअली बेनिफिशियल कि या उसमें भी आधार में भी लोग कर लेते हैं ये फेक आइडेंटिटीज़ बना लेते हैं? फेक बना लेते हैं। जैसे उन्होंने कुछ फ़ोटो मॉर्फ करके आधार बना लिया, ठीक है, आपके नाम का आधार किसी और ने बना लिया। और बहुत सारी जगह ऐसी होती है जहाँ पे वो थंब वेरिफिकेशन की ज़रूरत नहीं होती, तो वहाँ वो उसकी फ़ोटो कॉपी लगाते हैं। और पहले होता था आप आधार नंबर लगाया, जो सिम बेचने वाले से मिल के सिम इशू करवा ली। इसलिए गवर्नमेंट ने एक्ट को अमेंड किया, सिम लेने के लिए बायोमेट्रिक्स कंपलसरी कर दिया। तो अब 2023 से आप सिम लो तो आपको बायोमेट्रिक्स कंपलसरी है। तो इसमें कुछ कुछ क्या होने लग गया, क्लोनिंग होने लग गई। जहाँ रजिस्ट्री ऑफिस के या कहीं के कागज़ लेके लोगों ने, 1-2 गैंग ऐसे पकड़े गए, आपका थंब प्रिंट है किसी का, वो क्लोन कर लिया और आधार डाउनलोड कर लिया। उस बेसिस पे सिम रिटेलर से मिल के और सिम इशू करवा ली, जो उस आदमी के नाम है जिसके कागज़ लगे हैं। यूज़ कौन कर रहा है? क्रिमिनल। तो वो आइडेंटिटी का फेक यूज़ हो गया। तो या तो फेक आइडेंटिटी का यूज़ या आइडेंटिटी का फेक यूज़, ये कारण रहते हैं जिससे ये ज़्यादातर समस्याएं पैदा होती है। जैसे यूनिक आइडेंटिटी नंबर्स दिए होते हैं उसमें, पर वो कोई भी नंबर डाल के कोई वेरीफाई नहीं करता, जैसे किसी भी वेंडर का, क्योंकि अगर वैसा भी होने लग जाए तो इज़ इट अ पार्ट ऑफ इट के जो स्पेक्ट्रम में के आइडेंटिटी नंबर्स जो हैं उससे ही मतलब हर कोई एक्सेस कर सके, अगर नंबर डाले बिना वो उसको ना कोई चीज़ इशू हो और
स्क्रीन पे या इंटरनेट से वेरीफाई हो जाए। ये वही कल्पना है कि जो डेटा है वो टेक्निकल भी हो प्लस फिजिकल वेरिफिकेशन करने वाला भी हो, कि आपने एआई से का यूज़ करके कोई फ़ोटो फेक जनरेट तो नहीं की। ठीक है, अब नाम आप ही का रहेगा, नहीं, आधार नंबर भी आपका है, नाम भी आपका है, तो फ़ोटो अगर मॉर्फ करके आपसे मिलती जुलती कोई लगा ली दूसरे की, ठीक है, जो बंदा गया है, अब आपके नाम से वो कुछ इशू करवा ले या कोई कहीं पे उसका यूज़ कर ले, तो आपको तो पता ही नहीं चलेगा। ठीक है, जहाँ पे ओटीपी ज़रूरी नहीं है वहाँ पे ओटीपी होगा तो आपके नंबर पर आएगा, तो उसका वो यूज़ कर लेता है कहीं लगाने में। इस तरीके से बहुत सारे ऐसे तरीके होते हैं, बहुत सारे तरीके, जिनमें अलग अलग आइडेंटिटीज़ है, मोबाइल की, बैंक की, और सोशल मीडिया अकाउंट तो आपको पता ही है कि वेरीफाई होते नहीं सामने से कौन आपको कर रहा है। उनका यूज़ करके क्रिमिनल ये है लोगों को के साथ फ्रॉड करते हैं और उनको फंसाते हैं। तो इन सब के पीछे एक ही रीज़न होता है, वो फेक आइडेंटिटी होती है। तो जो यूनिक नंबर है किसी का भी, वो नंबर हो और उसको वही यूज़ कर रहा हो, और इसको हम टेक्निकली एक प्लेटफॉर्म पर रिकॉर्ड करें और फिर उसको वेरीफाई किया जा सके कि ओके यूज़ करने वाला वही आदमी है कि कोई दूसरा, तो उससे चीज़ें बहुत आसान हो सकती है और उससे ये कंट्रोल किया जा सकता है। सर मैं भी इसी पे बात करूँगा। आपने पहला चैप्टर ही आइडेंटिटीज़ के ऊपर है जी, और उस पे आपने बड़े खूबसूरती के साथ बताया कि आइडेंटिटी कहाँ से लेके कहाँ तक चलती है। शुरू की आइडेंटिटीज़ वो बस में नहीं होती और उसके बाद आइडेंटिटीज़ हम एक्वायर करते रहते हैं। जी, तो वो चाहे बाद में हम पहला सिम ले पेरेंट्स के नाम पे भी चाहे हो, या फिर हम जब कॉलेज में जाते हैं, या फिर जॉब पहली करते हैं, या व्हाटएवर जो आगे तक चलता रहता है। फिर आपने मास्टर एजेंसी की बात की। जो थर्ड चैप्टर आपका जो एलैबोरेटेड चैप्टर है आइडेंटिटीज़ में पर्सन, प्रॉपर्टीज़ एंड व्हीकल्स के ऊपर, जी, उस पर भी आपने पूरा डिस्क्राइब किया है कि हम जब गाड़ी लेते हैं तो वो उसकी रजिस्ट्रेशन जो होती है वो आपके नाम पे होती है, फिर चालान भी फिर आपके नाम पे ही है, उसी हिसाब से आते हैं। जी, अब इसमें अगला जो पॉइंट था मिसिंग पीपल, जी, ये मुझे बड़ा इंट्रीग किया जब मैंने कुछ नंबर्स देखे। और आपने एक बड़ी अच्छी बात इसमें कही है कि जब किसी की फैमिली में अगर किसी की डेथ हो जाती है तो एटलीस्ट पता होता है कि दैट पर्सन इज़ नो मोर, जी, बट अगर मिसिंग हो तो सारी लाइफ का ट्रॉमा है। यस, एंड आपको ये भी नहीं पता वो कहाँ है, कैसे हैं, और इन टर्म्स ऑफ फीमेल चाइल्ड इट्स इवन मोर ट्रॉमेटिक जी। जो चीज़ें होती हैं। तो ये प्रॉब्लम्स कैसे सॉल्व हो सकती है, मिसिंग वाली कैसे हो सकती है सॉल्व? और मिसिंग चिल्ड्रन के साथ साथ कई प्रॉब्लम है जो ह्यूमन आइडेंटिटीज से रिलेटेड है। ह्यूमन ट्रैफिकिंग उसका एक पार्ट है। अनआइडेंटिफाइड डेड बॉडी जो मिलती है, पुलिस को मिली, पहचान नहीं हुई कौन व्यक्ति था, 72 आवर्स वेट करते हैं, अखबार में, सोशल मीडिया में ऐड देनी होती है, कोई भी नहीं आया, पुलिस अपनी ओर से अंतिम संस्कार कर देती है। वांटेड क्रिमिनल है, और बहुत सारी हैं जो हम लोगों की, इंसानों की आइडेंटिटी से रिलेटेड है। जो कल्पना मैं कर रहा हूँ उसमें आप जितने भी लोग हैं सबका डेटा विद फोटोग्राफ अगर प्लेटफॉर्म पर हो, कई जगह है, उसको क्रॉस चेक करने का तरीका बने तो हम आइडेंटिटीज़ को लिंक कर सकते हैं। कहाँ कहाँ है, जैसे पंचायत में परिवार रजिस्टर होता है, उसमें सारे परिवार की डिटेल होती है गांव के। बर्थ सर्टिफिकेट बनता है नगर पालिका, म्यूनसिपैलिटी या कॉरपोरेशन में बनता है, सिटी इलाकों में वहाँ होता है। आधार का अपना डेटा है, आधार में सभी लोगों का आधार, फोटो, बायोमेट्रिक्स है। लिमिटेड यूज़ होता है, आप इसे ओपनली यूज़ नहीं कर सकते, रूल बाउंड है। जनसंख्या का डेटा जब लेते हैं तो हर घर का सबकी डिटेल होती है, घर में छत है नहीं, चूल्हा है नहीं, टॉयलेट है नहीं, ये भी कितनी दूर आप नौकरी करते हो, सब चीज़ें। पर जनसंख्या का डेटा भी इस पर्टिकुलर पर्पज़ के अलावा दूसरे पर्पज़ के लिए यूज़ नहीं किया जा सकता। वो जनसंख्या का एक्ट ही इस पर पाबंदी लगाता है कि आप इसका और कोई यूज़ नहीं कर सकते, सिर्फ जनसंख्या के एनालिसिस के लिए ही इसको कर सकते। तो जो मैं कल्पना कर रहा हूँ जिस सिस्टम में, कि ह्यूमन आइडेंटिटीज़ को सिर्फ ये, और ये मेरे ख्याल से किसी को प्रॉब्लम नहीं होगी, जैसे आपकी फ़ोटो पे आपका नाम लगा है तो आपको ये दिक्कत नहीं होगी कि मुझे क्यों पहचाना जा रहा है। और हम सब लोग अपने जो जिसका बस चलता है अपने सोशल मीडिया अकाउंट पे ब्लू टिक लेने की कोशिश करते हैं कि लोग पहचाने कि भी ये मैं ही हूँ। तो ऐसे जब ह्यूमन आइडेंटिटीज़ को अगर आप एक नेटवर्क पे ला सकते हो पूरे कंट्री का, तो कहाँ का मिसिंग है, कहाँ अवेलेबल है, ठीक है, उसका, और टेक्निकल अकेले से नहीं होगा, फिजिकल वेरिफिकेशन। तो इसलिए जो मैंने बात की है कि 2 लाख हम अगर एरिया छोटा छोटा बनाते हैं, उसमें एक बीट ऑफिसर है, अपने यहाँ के सब लोगों को वो रिकॉर्ड करता है।
तो हम जहाँ बैठे हैं यहाँ से कोई बच्चा गायब हुआ तो वो उसने अपलोड किया कि ये इस नाम का ये फ़ोटो का बच्चा गायब है। मान लो किसी दूसरे शहर में कहीं बीट वाले को मिला कि यहाँ पे इस इलाके में ये 5-7 बच्चे किसी जगह काम कर रहे हैं या किसी घर में है या किसी ऑर्फनेज में मिले हैं, या कई बार कोई उठा के ले कोई जाता उठा के ले बेगिंग जाता करवाता है, या भिखारी बने हुए हैं या किसी मतलब इलीगल पर्पज़ के लिए यूज़ किया जा रहा है, सेक्सुअल हरासमेंट हो रहा है, तो अपने बेल्ट के अपने एरिया के हर एक इंसान को जब विद द हेल्प ऑफ पीपल या विद द हेल्प ऑफ पुलिस आइडेंटिफाई करते हैं और उनको अपलोड करते हैं, तो डेटा मैचिंग करने में बहुत आसानी हो जाती है और आपको पता लग जाए अच्छा ये पूरे देश में इतने लोग गायब हैं और अपने घर से अलग अलग जो लोग मिले हुए हैं ये इतने हैं और यहाँ यहाँ हैं। तो जो पॉसिबिलिटी है ट्रेस करने की वो बहुत बढ़ जाती है। अभी पूरा ही सारा कुछ इसमें आ जाता है एंड इट इज़ अ वेरी एलैबोरेटेड कि सारी चीज़ें एवरीथिंग कम्स अंडर दिस। सबसे इसको इम्प्लीमेंट करने में सबसे बड़ी डिफ़िकल्टी क्या है आपके हिसाब से? देखो कोई भी जो व्यवस्था है वो धीरे धीरे मैच्योर होती है। हम लोग कहाँ से चले थे और कहाँ पहुँचे हैं ये एक अपने आप में बहुत ही सक्सेस स्टोरी है। धीरे धीरे चीज़ें होती है, सोसाइटी है, लोग है, किसी व्यवस्था को कितना अडॉप्ट करते हैं, कितना स्वीकार करते हैं, कितने राज़ी हैं, उस हिसाब से चीज़ें चलती है। डेमोक्रेसी में आप ऐसे किसी पे थोप नहीं सकते कि ना भाई ये तो होगा ही। अब जैसे आधार आया तो कुछ लोगों को डर था बायोमेट्रिक्स ले रहे हैं, हमारी प्राइवेसी का हनन होगा, ऐसे होगा। तो ये इसमें भी आता है कि सब लोग शायद नहीं कहे कि नहीं भाई हम तो आइसोलेटेड रहना चाहते हैं, हमारी फ़ोटो या हमारा डेटा क्यों जाए। तो ये है, तो इम्प्लीमेंटेशन धीरे धीरे ज़रूर होगा क्योंकि अभी जैसे पोर्टल्स बने हुए हैं मिसिंग चिल्ड्रन के, हर स्टेट के, सेंटर का भी है। चिल्ड्रन मिसिंग है उनको अपलोड करते हैं, पुलिस को जहाँ जहाँ मिलते हैं वो कौन, मतलब एक तरीके से टेक्निकल प्लेटफॉर्म है खोया पाया के अंदर, कौन खोया और कौन पाया, तो उसको आप मिलान कर लीजिए। अब आप इसको थोड़ा और एक्सपेंड कर दें और सब पे लागू कर दें और दूसरा लोग ग्राउंड पे रहे जो लोगों को बताने के लिए कि आप यहाँ ढूंढ सकते हो, तो यही सक्सेस आपकी और बढ़ जाएगी। सर करंटली आप साइबर क्राइम के डीआईजी हैं एंड लखनऊ में आपकी हेडक्वार्टर्स पे हैं आप, और साइबर क्राइम एक बहुत ग्रोइंग प्रॉब्लम है जी। तो और ये ऐसा क्राइम है कि जिसमें इंटरनेट से करना है जी, मतलब बिना वहाँ पे हुए, बिना किसी को चाकू छुरी दिखाए, गन दिखाए आप लूटपाट भी कर सकते हो। और ये बहुत प्रेवलेंट है खासकर उन लोगों के लिए जो वल्नरेबिलिटी, जैसे जिनकी एज भी ज़्यादा है, वो भी गलत लिंक कई बार कर लेते हैं क्लिक, या और भी ऐसी चीज़ें हैं। व्हाट डू यू सी सर आज की डेट में साइबर क्राइम कितना बड़ा इशू और कितना एड्रेस्ड हो रहा है, मतलब एज अ नेशन एंड एज अ वर्ल्ड एज वेल? साइबर क्राइम काफ़ी तेज़ी से बढ़ा है। अगर शिकायतों की संख्या देखें देश भर में तो 70 लाख के आसपास ऑनलाइन कंप्लेन रजिस्टर हो चुकी है। 70 लाख? जी। कुछ उसमें रिपीट होते हैं जो पहले हमने कंप्लेन की थी उसमें क्या हुआ पूछने के लिए, लेकिन इतनी ऑनलाइन कंप्लेन। सबसे कॉमन कौन सी होती है सर? अगर हम नंबर वाइज देखें तो सेक्सटॉर्शन सबसे ज़्यादा बड़ा क्राइम है। मनी वाइज देखें तो इन्वेस्टमेंट स्कैम सबसे ज़्यादा बड़ा क्राइम है, और दूसरा है डिजिटल अरेस्ट, जहाँ सामने वाले को धमका के कि नहीं आपके पार्सल में कोकीन मिली है, कुछ ऑब्जेक्शनेबल कंटेंट है, वहाँ से विदेश से एक पार्सल आया था, ये आधार है आपका, ये साइकोलॉजिकली उसको ऐसा कन्विंस कर लेते हैं कि आपके साथ ये हुआ है और आप वीडियो कॉल पे आ जाओ। फिर वीडियो कॉल पे लेके कहते हैं कि डिजिटली आप अरेस्ट हो, किसी को बता नहीं सकते और किसी को बात नहीं कर सकते और हम आपकी पूरी जांच करेंगे। स्क्रीन पे सामने उसको पुलिस ऑफिसर दिखेंगे, कोर्ट का पूरा सेटअप दिखेगा, तो बंदा विश्वास करने लगता है कि ये जेन्युइन ऑफिसर ही हैं, और वो साइकोलॉजिकली इतना उनके काबू में आ जाता है कि वो भूल जाता है कि ऐसा तो कोई सिस्टम हो ही नहीं सकता कानून में। ना तो कोई डिजिटल अरेस्ट का कंसेप्ट है, ना ही कोई ऐसा कंसेप्ट है कि आप बात नहीं कर सकते, मतलब आपको बड़े से बड़े अपराधी को अपने लॉयर से बात करने की या मिलने की इजाज़त होती है, बट उस वक्त आदमी ये सोच नहीं पाता। और उस मामले में तो लोग क्या करते हैं, बिना किसी को बताए बैंक जाते हैं और आरटीजीएस से पैसा दे देते हैं। पढ़े लिखे लोग, बड़े बड़ी कंपनी के कई सीईओ हैं वो दे चुके, क्लास 1 ऑफिसर रिटायर हैं जो कई वो उसमें दे चुके, बहुत लोग इसमें फंस जाते हैं। तो वो मनी वाइज ये सेकंड बड़ा क्राइम है। इन्वेस्टमेंट स्कीम है वो लालच, प्योर लालच है,
वो आपको किसी ग्रुप से जोड़ लेंगे जहाँ उन्हीं के लोग रहेंगे, सब बताएंगे अरे हमें 30% मिला, हमें 35% मिला। तो आदमी लालच में आ जाता है कि अरे सबको इतना मिल रहा है, मुझे भी इतना रिटर्न मिलेगा। 30%, 35%, 40% मतलब रिटर्न किसी इन्वेस्टमेंट में मिले तो वही नहीं ले लेंगे। इतना मतलब फास्ट रिटर्न तो पॉसिबल ही नहीं है किसी स्कीम में। तो वो लालच में आके पैसा लगाते जाते हैं। उनका एक फेक प्रोफाइल क्रिएट होती है जिसमें उनको दिखता भी रहता है रिटर्न कि अच्छा लगाए 10 लाख थे और ये तो 25 लाख हो गए एक ही महीने में या 2 महीने में। तो फिर आदमी और लगाता रहता है। फिर जब वो वापस मांगने की कोशिश करता है तब उसको पता चलता है कि ये तो कुछ पैसा है ही नहीं, ये तो पूरी प्रोफाइल ही फेक है। तो इस तरीके से सबसे ज़्यादा पैसा इस तरीके से जा रहा है। सेक्सटॉर्शन ह्यूमन डिज़ायर्स है। जब कोई लड़की फ़ोन करेगी या कोई क्रिमिनल AI से या कैसे आपको वीडियो कॉल करेगा, आप उठाओ, सामने लड़की होगी, ऑब्जेक्शनेबल उसमें होगी, ड्रेस में या उसमें। अब आपकी स्क्रीन रिकॉर्ड कर लेंगे और फिर कहेंगे हम तो यूट्यूब पे डालेंगे, आपको बदनाम करेंगे, नहीं तो पैसे दो। तो आदमी का कोई कसूर ना कसूर हो, छोटे छोटे रुपए वैसे ही दे देता है। किसी से 2000 मांग लिए, किसी से 5 मांग लिए। जहाँ पे जो विक्टिम खुद इंगेज हो जाता है एक्ट में, वीडियो कॉल पे, तो उसकी रिकॉर्डिंग पे फिर वो ज़्यादा बड़ी अमाउंट से उसको ब्लैकमेल करते हैं। तो इसमें सिंपल सजेशन है कि अननोन नंबर से कोई कॉल आए, वीडियो कॉल है, तो उसको उठाना नहीं है कतई। आपसे नहीं रहा जा रहा उठाना ही है तो एटलीस्ट कैमरे पे उंगली रख लें। आप नहीं दिखें, सामने वाला आपको दिखेगा, तो आप अकॉर्डिंगली डिसीजन ले सकते हैं कि आपको उसको काटना है या आगे कंटिन्यू करना है। तो एक्चुअली क्या है कि ये कुछ बेसिक्स ही हैं और इसके बारे में बार बार बात होती है, फिर भी लोग कई बार नहीं समझ पाते। और आप क्या ऐसी सजेशंस देना चाहेंगे टू एवरीवन जो भी ये पॉडकास्ट सुन रहे हैं, देख रहे हैं, कि साइबर क्राइम से बचने के लिए टॉप ऐसी 4-5 चीज़ें ना करें? देखो, साइबर क्राइम में सबसे पहले इसकी गंभीरता मैं बताना चाहूँगा। साइबर क्राइम का जो एस्टिमेटेड कॉस्ट है वर्ल्ड इकोनॉमी पर, वो $12 ट्रिलियन के आसपास। माय गॉड। हमारी इकोनॉमी ने अभी अभी $4 ट्रिलियन क्रॉस किया है। ऐसी 3 इकोनॉमीज पूरी, इतना वर्ल्ड इकोनॉमी पे इसकी कॉस्ट एस्टिमेटेड है। और ये भी एस्टिमेटेड है कि ये 2030 तक $30 ट्रिलियन हो जाएगी। ये जिस स्पीड से बढ़ रहा है ये इसका अंदाज़ा है। तो आम आदमी के लिए जो बेसिक चीज़ें ध्यान रखने की, एक तो OTP शेयर नहीं करना, दूसरा किसी लिंक पे क्लिक नहीं करना, तीसरा APK लिखा जहाँ आ गया उस फाइल को नहीं डाउनलोड करना। अभी शादियों का सीज़न आ रहा है तो विवाह का निमंत्रण आएगा अननोन नंबर से, आपको लगेगा किसी जानने वाले ने कार्ड भेजा होगा, आप क्लिक किया, APK फाइल डाउनलोड हो जाती है। वो किस पर्पज़ से बनाई जाती है, उसी पर्पज़ से आपकी वो चीज़ हैक हो जाती है। आपके बैंक का OTP आपके पास आने के बजाय सीधा उनको चला जाएगा। ठीक है, इस तरीके से। तो OTP, लिंक, APK, अनजान नंबर से वीडियो कॉल नहीं उठानी। इन्वेस्टमेंट आप वेरीफाइड RBI की साइट पे जाके जो वेरीफाइड लोन ऐप है, इन्वेस्टमेंट ऐप है, उनकी साइट पे कहीं जहाँ पे होता है उन्हीं से आप इन्वेस्टमेंट करें। या जो फिजिकली इन्वेस्टमेंट के जो ट्रेडर्स होते हैं जिनको आप जानते हैं, आप उनके थ्रू करें। ये 30%, 35% जो रिटर्न के बहाने में ऑनलाइन, जिसमें आप किसी भी आदमी से नहीं मिले हो, उसके धोखे में नहीं आए। और डिजिटल अरेस्ट जैसा कोई कंसेप्ट नहीं होता है। जो भी आदमी कहे कि आपको हम वीडियो कॉल पर अरेस्ट कर रहे हैं, वो सारे मामले फेक हैं, 100 में से 100। प्रॉब्लम क्या आती है, अब ये बात किस तक कैसे पहुंचाई जाए। पॉडकास्ट सुनने वाले जो लोग हैं, मैं उम्मीद है कि लाखों लोगों तक जाए, ये सुने, लेकिन शिकार वो हो रहे हैं जो अपने आप को कट कर लेते हैं। तो जो सुनने वालों की जिम्मेदारी क्या है कि वो अपने अपने आसपास सब जगह लोगों को ये चीज़ बताए, अवेयर करे। मैंने देखा है जो पुलिस में पोस्ट हैं, जो इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं साइबर क्राइम की, उन्हीं के फैमिली मेंबर शिकार हो जाते हैं। मतलब जो सोसाइटी में इस तरीके का जो अवेयरनेस का इकोसिस्टम नहीं है, तो इस वजह से जो हो गया वो आगे नहीं बता रहा। अदरवाइज़ तो यूट्यूब पे आपको इतना डेटा मिल जाएगा कि आपका मन करे कि आपको साइबर क्रिमिनल बनना है तो 3 महीने में आप अच्छे खासे साइबर क्रिमिनल बन जाओगे। तो इतना सिखाने का या जागरूकता का मटेरियल अवेलेबल है। लेकिन जो आइसोलेटेड लोग हैं, जो अपनी ही दुनिया में मस्त हैं, जिनको दुनियादारी का पता नहीं है, उनको, जो लोग देख रहे हैं, जो जागरूक है, उनको जिम्मेदारी लेनी है। सिस्टम की ओर से, पुलिस की ओर से अवेयरनेस पे बहुत ध्यान दिया जा रहा है। गृह मंत्रालय ने इंडियन साइबर क्राइम कोऑर्डिनेशन सेंटर बनाया है। उसमें साइबर क्राइम को रोकने के लिए बहुत कोशिश की जा रही है। इवन इंक्लूडिंग टॉप सेलिब्रिटीज़ हैं, अमिताभ बच्चन साहब हैं, या उनको लेके ऐड बनाई जा रही है लोगों को जागरूक करने की। बट
और इवन मन की बात में अपने माननीय प्रधानमंत्री जी ने भी डिजिटल अरेस्ट पे बोला था, और उसके बाद में हर कॉलर ट्यून, पूरे देश में हर कॉलर ट्यून पर डिजिटल अरेस्ट के बारे में जागरूकता फैलाई जा रही थी। बावजूद इसके भी डिजिटल अरेस्ट हो जाता है। तो जो भी लोग सुन रहे हैं, जो लोग इसमें अवेयर हैं, वो अपने अपने सर्कल में भी अगर सब लोगों तक पहुंचाए इस बात को, तो इससे बचत हो सकती। इस क्राइम में समस्या क्या है कि ये ज़्यादातर क्राइम फॉरेन से हो रहा है, ख़ासतौर से साउथ ईस्ट एशियन इस कंट्रीज जो हैं वहाँ से। एक कंसेप्ट है साइबर स्लेवरी। तो जो लोगों को एक चीज़ ये भी ध्यान रखनी है कि रोज़गार के नाम पे जो फर्जी एजेंट हैं, जो रजिस्टर्ड एजेंट नहीं हैं, वो कहते हैं कि हम आपको नौकरी दिलवाएंगे। उनको वाया चैनल बैंकॉक होते हुए, दुबई होते हुए उनको ले जाते हैं कंबोडिया, लाओस। यहाँ पे कुछ इंटरनेशनल गैंगस्टर्स हैं जिन्होंने साइबर लेबोरेटरी बना रखी है। तो ये क्या करते हैं, उन लोगों के डॉक्यूमेंट छीन लेते हैं और फिर उनको 3-4 वीक की ट्रेनिंग देते हैं साइबर क्रिमिनल बनने की, और उनको कहते हैं कि अब आप क्राइम कीजिए। और जो जिस भाषा को जानता है उससे उसी स्टेट में, मतलब वो नहीं भी करना चाहते फिर भी करेंगे, टॉर्चर भी करते हैं कभी कभी, उसमें मतलब मारपीट के साथ साथ करंट लगाना और ये सब भी आए थे, वहाँ से वो क्राइम करते हैं। इसमें बहुत एफर्ट किए गए हैं, मतलब इवन गवर्नमेंट लेवल पर, गृह मंत्रालय पे, विदेश मंत्रालय ने जाके वहाँ से काफ़ी लोग रेस्क्यू करवाए हैं और कंटिन्यू चल रहा है। लेकिन लोग रोज़गार के झांसे में फंस के ऐसे चले जाते हैं। इसका जो डार्केस्ट पार्ट है ना, जो फनी भी है लेकिन डार्केस्ट है, कि एक बार जो लोग जाके वहाँ फंसते हैं, 2-3 महीने ये क्राइम करते हैं, देखते हैं अच्छा पैसा आ रहा है, तो वो कई बार वापस घर आते हैं और फिर अपनी मर्ज़ी से चले जाते हैं कि पकड़ में आएंगे नहीं। कोई भी कहेगा तो अभी हमें तो ज़बरदस्ती वहाँ करवा रहे थे, इसका बहाना ले लेंगे और फिर जाके क्राइम करते हैं और अपने ही देश के लोगों को डिजिटली अरेस्ट करके या अलग अलग तरीके से फ्रॉड करते हैं। ये इसका डार्केस्ट पार्ट है। ये जो मैक्सिमम लोग हैं ये बाहर हैं, इंडिया के बाहर होते हैं, या जैसे जमतारा एक सीरीज़ आई थी, तो ये कैसे? नहीं, मैक्सिमम लोग बाहर नहीं है, लेकिन अब ट्रांसनेशनल है ये क्राइम, तो कंट्री के अंदर भी है और बाहर भी है। अब यहाँ पे मेन जो, जैसे जामतारा आपने सुना है, वो एक टाइम पे काफ़ी हिट हुआ था। अब जामतारा नंबर 1 नहीं है, अब मेवात रीजन है वो नंबर 1 एरिया हो गया है। मेवात हरियाणा, राजस्थान और यूपी का जो ट्रायंगल है, बॉर्डर है, वहाँ अब नंबर 1। नंबर 2 पे एनसीआर बेल्ट, उसमें साइबर क्रिमिनल ज़्यादा लोकेशन आती है, जामतारा है, और बाकी थोड़ा थोड़ा लगभग हर शहर में कुछ कुछ लोग इसमें मिल जाएंगे। बड़ा जो ये क्राइम हो रहा है उसमें इंटरनेशनल क्राइम का जो पार्ट है, जो डिजिटल अरेस्ट है या करोड़ों के फ्रॉड हो रहे हैं या इन्वेस्टमेंट स्कीम है, वो पैसा थ्रू क्रिप्टो करेंसी देश से बाहर चला जाता है। वॉल्यूम भी काफ़ी हाई है उसका, हज़ारों करोड़ का क्राइम है ये। तो आपने जैसे ऑफ कैमरा भी बताया था कि अभी मतलब जितने केसेस आ रहे हैं अभी सक्सेस रेट अभी उतना नहीं है, क्योंकि ये भी तेज़ी से फैल रहा है और उतनी वर्कफोर्स नहीं है। यही रियलिटी है, और भी रीजंस है इसके पीछे? देखो, वर्कफोर्स होना या रिसोर्सेज कम होना एक कारण है, लेकिन इसका जो स्केल है या ट्रांसनेशनल है, एक केस को वर्कआउट करने के लिए बहुत एफर्ट लगता है। लोकल क्राइम हुआ, कुछ लोकल आपस में झगड़ा हुआ या किसी वजह से मर्डर हुआ, वहीं के लोग शामिल है, पुलिस को वर्कआउट करने में थोड़ा कम टाइम लगता है। लेकिन जब क्राइम इस स्केल का हो गया तो मेहनत ज़्यादा लगती है और कंप्लेन ज़्यादा आ रही है। 2019 से जो एफ़र्ट हुए हैं पुलिस के इसमें, वो उसमें बहुत ही एक्सपोनेंशियल ग्रोथ हुई है एफ़र्ट में। तो 2019 से गृह मंत्रालय में इंडियन साइबर क्राइम कोऑर्डिनेशन सेंटर शुरू हुआ। उसने नेशनल हेल्पलाइन बनाई, जो पहले दूसरा नंबर था 2021 से अब 1930, जो भी विक्टिम हो 1930 नंबर पर फ़ोन करते हैं। तो एपीआई के थ्रू बैंकों को कनेक्ट किया ताकि पैसा जो जाए उसको इमीडिएटली रोका जा सके। तो जैसे ही सबमिट होती है एप्लीकेशन, तो बैंक से पैसा निकलने से पहले फ्रीज करने की कोशिश रहती है। तो इसमें काफ़ी अच्छी सफलता मिली है ऑर्गेनाइजेशंस को, और जितना पैसा फ्रॉड हो रहा है उसका लगभग 20%, ठीक, किसी किसी स्टेट में इवन 35% तक पैसा रोक पा रहे हैं बैंक में, कि फ्रॉड तो हो गया और विक्टिम को रियलाइज़ हुआ, अब उसने जितना जल्दी कंप्लेन कर दी, क्रिमिनल वो पैसा बैंक से नहीं निकाल पाए, उससे पहले पहले बैंक में फ्रीज हो गया। तो ये रेशो है, वो शुरू में कम था, मेहनत करते करते रिसोर्सेज बढ़ा के अब बढ़ गया है कि ये 20-22% तक
मान लो 1000 करोड़ में से 250 करोड़, अब यूपी में देखें तो 425 करोड़ के आसपास अकेले उत्तर प्रदेश में बैंक में पैसा फ्रीज है, जो फ्रॉड होने के बाद में चला गया। अब उसमें कोशिश चल रही है कि कैसे वो विक्टिम को पैसा वापस दिलाएं, उसकी एक प्रोसेस होती है, उसको अपनाकर। जैसे आपके इसमें प्रॉपर चैप्टर है यही आइडेंटिटीज़ के ऊपर ही, क्राइम, ड्रग्स एंड गैंगस्टर्स। अब इंटरनेशनल की पहले बात कर रहे हैं, कोई एग्जांपल्स शेयर, कोई इंटरनेशनल ऐसा कोई साइबर क्राइम का सॉल्व हुई है अभी तो कोई केस, मतलब आपके टेन्योर में अभी तक? मैं जैसे हेडक्वार्टर पे हूँ तो ओवरऑल मैं कोऑर्डिनेशन करता हूँ यूपी में क्राइम के, लेकिन ऐसे केसेस सॉल्व हुए हैं जिनमें इंटरनेशनल लोग शामिल हो। जो इंटरनेशनली बैठे हैं बाहर, उनको उनमें से बहुत लोग नहीं पकड़े गए, लेकिन कुछ लोग उसमें भी अरेस्ट भी हुए हैं। अब इंटरपोल के थ्रू लुकआउट नोटिस जारी करके उनको जब एयरपोर्ट पर आते हैं तो अरेस्ट कर लिया जाता है। लखनऊ एयरपोर्ट पर भी हुए हैं, दिल्ली में भी हुए हैं। गेमिंग ऐप के ज़रिए बहुत बड़ा एक फ्रॉड था जिसमें 140 करोड़ रुपए इन्वॉल्व थे। मतलब टैक्स बचाने के लिए लोगों को गेमिंग ऐप में लगा के कर रहे थे। वो एक केस वर्कआउट हुआ, उसमें अब तक 16-17 लोग जा चुके हैं। कुछ उनके कनेक्शन फ़ॉरेन में हैं, मेन बंदा उसके पीछे अब लगे हुए हैं। तो ऐसे केसेज जो सॉल्व होते हैं, लिंक पता लगते हैं, लेकिन जो बंदा विदेश में बैठा है उसको अरेस्ट करने में फिर मेहनत लगती है। तो आप कोई एग्जांपल शेयर कर सकते हैं कोई ऐसे केस का जो मतलब आपको भी लगा हो कि ये केस सॉल्व होना एक बड़ी अचीवमेंट उस समय महसूस हुई हो कि ये केस सॉल्व हो गया साइबर क्राइम में? कोई ऐसे शेयर हो सकता है? नहीं, साइबर क्राइम में जो ये गेमिंग ऐप का जो केस है, यही केस अपने आप में इतना कॉम्प्लिकेटेड था कि रियल कल्प्रिट तक पहुंचना बड़ा मुश्किल था। तो साइबर एक्सपर्ट के प्राइवेट लोगों को भी इंगेज करके और उस केस में असली अक्यूज्ड को आइडेंटिफाई करना बहुत बड़ी प्रॉब्लम थी। कुछ महीने लगे, लेकिन फिर उसको आइडेंटिफाई कर लिया गया। क्योंकि केस अभी अंडर इन्वेस्टिगेशन है तो मैं उसकी ज़्यादा डिटेल में अभी नहीं जा सकता, लेकिन हाँ, हम लोग हमारी जो टीमें लगी है वो ज़रूर इसमें कामयाब होगी। तो जैसे अभी अब मैं इसी पे ये वाला जो दोबारा जिस पे हमने बात की, आइडेंटिटीज़, क्राइम, ड्रग्स एंड गैंगस्टर्स, अब इसमें आपने क्राइम की भी बात की है, नारकोटिक्स की भी की है और साइबर क्राइम, तीनों की उस पे चैप्टर में बात की है। क्राइम जो है आप कह रहे हैं जो फिज़िकल क्राइम है, इज़ इट ईजियर आज की डेट में देन ये जो साइबर क्राइम, इनको पकड़ना जो फिज़िकल जो लोग करते हैं क्राइम? ये इसमें अलग अलग एस्पेक्ट है। तो फिज़िकल क्राइम अब कम होता जा रहा है। कारण है कि लगभग जगह पे कैमरे मिल जाते हैं, पुलिस की रिसोर्सेज बढ़ गए हैं, पेट्रोलिंग अच्छी होती है, आपको ऑन रोड व्हीकल मिल जाएंगे, तो आप किसी भी रूट से कोई अपने आसपास तो कोई जनरली लोग चोरी या लूट ये नहीं करते हैं, थोड़ा दूर जाके करते हैं, तो एविडेंस छोड़ने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं। लेकिन जो फिज़िकल क्राइम करने वाले क्रिमिनल थे वही साइबर क्राइम कर रहे हैं, ऐसा भी नहीं है। कम हो गया है, लोग छोड़ गए, कन्विक्ट हो गए, ठीक है, डर भी लगता है कि पकड़े जाएंगे, तो धीरे धीरे कम हो रहा है। साइबर क्राइम क्रिमिनल की तो एक पूरी नई पौध कह सकते हैं, इनको जो टेक्नोलॉजी सीखते हैं, और बहुत तो उसमें माइनर बच्चे भी 16-17 साल, 18 साल, 20 साल के बच्चे वो भी लगे हुए हैं, 10th पास हैं, टेक्नोलॉजी में कहीं सीखा और लोगों को बेवकूफ़ बना रहे हैं। तो क्राइम करना साइबर में ईजी रहता है। और दूसरा, छोटे छोटे क्राइम जब होते हैं, मान लो 1000, 2000, 500 ऐसे 10-20 क्राइम करके एक दिन में किसी को ठग के दिन में 20-30 हज़ार रुपये बना लिए। अब उसके लिए ना तो कभी कभी विक्टिम भी आके रिपोर्ट करता, विक्टिम अगर रिपोर्ट करता है और क्रिमिनल की लोकेशन 1000 किलोमीटर दूर आ रही है, तो 1000 रुपये, 500 रुपये के लिए किसी पुलिस टीम के लिए एफर्ट करना भी, क्योंकि फिर वो प्रायोरिटी बड़े केसेस को देती है जितने रिसर्च। पर तो इससे क्या उनको भी शायद बढ़ जाती होगी कि इतने छोटे? हाँ, तो उनको क्रिमिनल को ये विश्वास है कि हमारा निभ जाएगी, हम लोग नहीं पकड़ में आएंगे। लेकिन डेटा हर केस का सेव है, जब भी केस बढ़ते जाते हैं, ऐसा नहीं है कि ये जो किया हुआ है ये गायब हो जाएगा, वो सारा रिकॉर्ड है। किसी ने 2019 से 25 तक 6 साल क्राइम किया, अब अगर उसका कोई एक क्राइम में पकड़ा गया तो पीछे के सारे लिंक जुड़ जाएंगे फिर सारे मामलों में। तो साइबर के साथ ये है, जो क्रिमिनल इस तरीके से एक बार पकड़ में आता है, फिर ये समझ लो उसकी पूरी ज़िंदगी स्पॉइल। फिर तो सारे ट्रैक में सारे मुकदमे होते हैं, फिर वो जमानत लेते लेते ही शायद उसकी उम्र अंदर ही निकल जाए। मतलब केस ट्रायल पर आके कन्विक्शन होना तो अलग बात है। सर, एक
क्रिमिनल का क्या माइंडसेट होता है जब कोई क्राइम करता है? मतलब इज़ इट बिकॉज ऑफ उनके बचपन में कुछ ऐसी चीज़ें हुई होती हैं इस वजह से होते हैं, या क्या ऐसे रीजंस रहे होते हैं कि कोई किसी का माइंड ऐसा जैसे क्या है ना कि वो डार्क साइड जिसकी ज़्यादा होती है इन कंपैरिजन टू अदर्स जो थोड़ा इससे दूर रहते हैं? क्या आपने वो कॉमन फैक्टर्स आइडेंटिफाई किए हैं? वो फाइनेंशियल क्राइम करने वालों का तो लालच के अलावा दूसरा कारण नहीं नजर आता। इजी मनी बिना मेहनत के आ जाए तो उनको, और ऐसा भी नहीं है कि सिर्फ गरीब लोग करते हैं, बड़े बड़े स्कैम तो अमीर लोग ही करते हैं। तो वो एक ग्रीड है, वो वाला पार्ट है जो कि ह्यूमन नेचर का है। और कोई आदमी अपनी ग्रीड को कंट्रोल नहीं कर पाया या उसको मौका मिल गया कि कैसे वो उसको फुलफिल कर ले। साइकोलॉजिकल पार्ट जो आता है वो फिजिकल क्राइम जो आता है, जो क्राइम फॉर पैसन। क्राइम फॉर पैसन में ऐसे ऐसे क्राइम हम लोग देखते हैं जो हम लोग भी खुद कोशिश करते हैं कि इसको मीडिया में ना दें, लोगों के दिमाग पे क्या असर जाएगा, लेकिन आते हैं। फॉर एग्जांपल मेरे सामने कई केस आए जो आत्मा को हिला देता है। अब नशे की लत में एक लड़के ने अपनी माँ का रेप कर दिया। ये हमारी सोसाइटी में अनइमेजिनेबल है। जहाँ मैं था, जहाँ ये केस हुआ, वहाँ मैंने कहा कि यार इसको मत दो मीडिया में। मतलब सोसाइटी का जो एक अटूट विश्वास होता है कि एक रिश्ता तो है, वो भी मतलब बाप का बेटी से करना, और ये भी कई केस आते हैं रेप कर दिया, लेकिन बेटा माँ का रेप करेगा ये मैंने कभी कल्पना नहीं की थी, लेकिन ये भी आया। ऐसे भी केस आते हैं जिसमें मतलब शौक के लिए मारेंगे, कि मारने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन प्लेजर सीकिंग के लिए मर्डर करना है ताकि वो एक अपना प्लेजर पूरा हो। उस घर में अगर किसी का बच्ची का अगर रेप हुआ है उसको नहीं मारेंगे, वो लीगेसी छोड़ना है, उसके दिमाग में हमारी पहचान रहे कि हम लोगों ने उसको जीता था टाइप। तो एक केस आया, उसमें माइनर लड़की थी 12-13 साल की, उसको क्रिमिनल ने, ये लगभग 10-12 साल पहले का केस है, तो उस घर में डकैती डालने गए और उनका फिक्स था कि वो उसी घर में डकैती डालते थे जहाँ पे यंग लड़की हो तो गैंग रेप करते थे। जब वो लड़की को गैंग रेप करने के लिए ले जाने लगे तो भाई अपनी बहन के गले चिपक गया, तो उन लोगों ने भाई के पीठ में गोली मार दी। अब वो तड़प रहा है, मरा नहीं है, तड़प रहा है, और वो क्रिमिनल उस लड़की का गैंग रेप कर रहे हैं। अब उस साइकोलॉजी को समझने के लिए आपको एक अलग लेवल पर जाना पड़ता है कि उस वक्त उस क्रिमिनल की क्या साइकोलॉजी होगी, जो एक मरते हुए, तड़प के मरते हुए भाई के सामने ही उसकी बहन का गैंग रेप कर रहे हैं। खैर ये केस खुला, क्रिमिनल पकड़े गए और मोस्ट लाइकली अब तक कन्विक्ट हो गए होंगे, परस्यू नहीं किया उस केस को बाद में ट्रांसफ़र के बाद। लेकिन ये हमारी सोसाइटी का वो पार्ट है जो इतना काला है, जो जिसको आम आदमी शायद समझ ही नहीं पाता। पुलिस में रह के ऐसे केस देखने को मिलते, कई बार और भी विभत्स केस आ जाता है, जहाँ पे एक आदमी ने अपनी रिश्तेदारी में शादी ब्याह में गया हुआ था ड्रिंक करके, और 2013 का मामला है, 8 साल की बच्ची थी, उसको रेप के लिए ले गया सुनी जगह पे, और जब लड़की चिल्लाने लगी तो उसने लड़की का गला दबा दिया। लड़की बेहोश हो गई, लेकिन उसने सोचा वो मर गई। अब वो अपने मन में उसको मरा जान के उसकी डेड बॉडी के साथ रेप कर रहा था, लेकिन लड़की को बीच में होश आ गया, तो बिना उसने अपनी रेप के एक्ट को रोके हुए ईंट से लड़की के सर को कुचल के उसको मार दिया और फिर अपना रेप कंप्लीट किया। मतलब ये लोग 1 करोड़ 10 करोड़ में एक लोग होंगे, लेकिन जब हम लोग एज पुलिस वाले ऐसे लोगों से बात करते हैं तो साइकोलॉजी पे या इमोशन पे एक डीप इम्पैक्ट उसका छूट जाता है, जो कभी जाता नहीं है। जब इस तरीके के केस देखते हैं और ऐसे क्रिमिनल से आंख मिला के बात करते हैं, मतलब क्या किया होगा, उस ऐसा कौन सा पल होता है जब उसको कोई चीज़ नहीं रोक पाती इतना विभत्स चीज़ करने में, ऐसा दिमाग का ऐसा कौन सा पार्ट काम करता है। तो दिस इज़ टू डार्क। और ये केस वो हैं जो रियल हैं, जो मैंने देखे हुए हैं, जिन पे मैंने क्रिमिनल से बात की हुई है। तो उसके बाद सर आपको भी ट्रॉमा काफ़ी देर रहता होगा इन चीज़ों का? इनका इम्पैक्ट तो रहता है। देखो पुलिस में हम लोग दिन भर जब फील्ड जॉब में होते हैं, सीनियरिटी पे तो नहीं, फील्ड जॉब में आपके पास दुखी लोग ही आते हैं,
डिस्ट्रेस में लोग आते हैं। अगर आप कंप्लीटली प्रोफेशनल नहीं होके उसको देखते तो उस पेन का असर धीरे धीरे आप पे आने लगता है। जैसे डॉक्टर है, अगर वो सर्जरी करता है उसको एक केस के रूप में वो नहीं देखा तो इमोशनल होके वो सर्जरी नहीं कर पाता। इसलिए कहते हैं ना, डॉक्टर अपने बच्चे का सीरियस ऑपरेशन नहीं कर पाते क्योंकि इमोशन जुड़ जाते हैं। तो एक ये भी कारण होता है कि पुलिस वाले कभी कभी सिंपैथी लूज कर जाते हैं। उनके लिए हर केस एक केस हो जाता है, क्योंकि इतना पेन कोई कैसे अपने अंदर संभाल सकता है। आप दिन भर वही देख रहे हो, नहीं किसी के साथ कुछ गड़बड़ हुआ, फिर गड़बड़ हुआ, मतलब गलत गलत गलत, सोसाइटी के डार्क साइड को देखते रहते हो दिन भर फील्ड में। तो सहानुभूति या इम्पैथी, करुणा, कंपैशन, ये वैल्यूज़ को आप कितना लंबा तक अपने अंदर जिंदा बचाए रख सकते हो, ये बहुत बड़ा चैलेंज होता है और हर आदमी नहीं कर पाता। तो कई बार आपका खून भी खौलता होगा ऐसी चीज़ें देख के? ह्यूमन नेचर है, आता है, लेकिन वी आर बाउंड। सर, व्हेन यू आर अ पुलिस ऑफिसर, वही एक बात है कि जैसे लोग एक अजम्पशन लेके चलते हैं, बट हर रोज़ आप इतनी डार्क साइड देखते हो सोसाइटी की, चाहे वो हर किसी भी डिपार्टमेंट में हो, चाहे वो नारकोटिक्स में हो, चाहे वो आपका क्राइम में या साइबर क्राइम में, या और भी जो अलग अलग कहीं पे भी पोस्टेड हो, किसी भी पोजीशन पे हो, क्योंकि वो सारे ग्रीवेंस लेके ही आ रहे हैं। कोई खुशी से नहीं आ रहा कि हमारे घर बेटा हुआ, मुंह बेटा कीजिए, वैसे कोई नहीं आता, हर कोई प्रॉब्लम लेके आ रहा है। तो उस केस में पुलिस ऑफिसर अपनी मेंटल हेल्थ का कैसे ध्यान रखता है? जैसे आपने ये बताया कि सिंपैथी वो थोड़ा सा इसलिए डिटैच भी हो जाते हैं, पर ऑन एवरेज एक पुलिस ऑफिसर कैसे ध्यान रखता है? इसमें जो मैंने देखा है कि जो इस चीज़ को लेकर अवेयर नहीं है वो धीरे धीरे अपने आप को लूज करने लगता है। जो इनोसेंसी ज्वाइनिंग के टाइम में रहती है, चाहे किसी भी रैंक का हो, वो रहती है, वो धीरे धीरे ख़त्म हो जाती है। और हर केस पार्ट ऑफ सर्विस, अरे ठीक है ये केस आया करते हैं, सिंपैथी डेड होने लगती है। जो इमोशनल बना रहता है, सिंपैथी जिंदा रहती है, जिसमें करुणा है, दूसरे का दर्द समझ रहा है, वो अगर कुछ ना कुछ नहीं करेगा, या तो मेडिटेशन, योगा, ये हेल्प नहीं लेगा, या ऐसी हॉबी नहीं रहेगा जो उसकी थॉट प्रोसेस को ब्रेक कर सके, नहीं पढ़ने की या कुछ और सीखने की, तो उसके ऊपर इमोशनल टोल अच्छा खासा आता है। मतलब अच्छा खासा आता है। बहुत बार लोग उसमें लिकर कंजप्शन में डूब जाते हैं कि उससे थोड़ा सा रिलैक्स होगा। बहुत बार अलग तरीके से थोड़ा सा खुद एंग्जाइटी में चले जाते हैं, मेडिसिन का सहारा लेना पड़ता है, तो ये पार्ट होता है। लेकिन ज़्यादातर ये होता है कि आप जिस सर्विस में हो उसका पार्ट होके और उतनी सिंपैथी नहीं रहती। जो आपके पहले केस में आपको जो पीड़ा होती है, वो कुछ साल बाद सेम तरीके के केस में आपको उतना पेन नहीं होता। कि आप जैसे, जितना मैं आपको समझ पाया हूँ, आप काफ़ी सेंसिटिव हैं टू द थिंग्स अराउंड, तो आप अपने आप को कैसे अपना ध्यान रखते हैं? मैं मेडिटेशन करता हूँ और इंट्रोस्पेक्शन करता हूँ, दोनों अलग अलग चीज़ें हैं, पर कोशिश करता हूँ कि वीक में 2 या 3 बार मैं मेडिटेशन करूँ और कम से कम 1 बार इंट्रोस्पेक्शन करूँ। फील्ड जॉब में जब थे तब तो ये सब चीज़ें कुछ भी नहीं कर पाते थे। जब डायरेक्ट एग्जीक्यूटिव रोल में रहते थे तो काम इतना रहता था और इतना करने का दिन भर लगे रहते थे, ना रात का पता था, खाना कब खाना है वो नहीं पता था। गुड़ और चने गाड़ी में डिब्बे में रखते थे, कभी नहीं पहुँचे तो चलो यही खा लो, इस तरीके से रहता था। लेकिन हाँ, अब जब से थोड़ा सीनियोरिटी पे हैं, ऑफिस जॉब है, ऑर्गेनाइज्ड लाइफ है, तो इस तरीके से अपने आप को उस इमोशनल टोल से बचाते हैं। और मेडिटेशन से बढ़िया कुछ नहीं, मेडिटेशन इज़ द बेस्ट थिंग। वो ये तब, लेकिन अवेयरनेस के साथ आता है। जब आपको अवेयर हो कि आपके साथ हो क्या रहा है, क्या यू आर लूजिंग योर सेल्फ स्लोली डे बाय डे, आप जैसे हो वैसे नहीं रहे हो, ठीक है, आपको दूसरे के दर्द से फ़र्क नहीं पड़ रहा है या कम पड़ना शुरू हो गया है, तो ये आदमी जो रियलाइज़ कर पाएगा वही फिर ये सोचेगा कि हाउ टू प्रिजर्व माई सेल्फ एज ए सेंसिटिव ह्यूमन बींग। सर, एक सोसाइटी इन जनरल, मिनिमल क्राइम हो एक सोसाइटी में, उसके लिए क्या करने की ज़रूरत है? एक तो आपने जो बताया कि आइडेंटिटीज़ ही अगर हर किसी की ओपन हो जाए और क्लियर हो जाए, बट एवरीवन, ये नहीं कि कुछ वर्ग है, सब होंगे तभी वो होगा, नहीं तो अगर एक भी रह गया तो वो एक भी कुछ कर सकता है। हाँ, तो इसके अलावा और क्या करना चाहिए आपके हिसाब से? सोसाइटी में मतलब
क्राइम ओवरऑल कम हो उसके लिए दोनों चीज़ें चलेगी। एक तो इन्फोर्समेंट जो आपको पुश करे, क्रिमिनल को ड्राइव कुछ गलत काम करने। दूसरा एजुकेशन, संस्कार और ट्रेनिंग। अब सोसाइटी का एक पार्ट मुझे कमज़ोर लगता है जो पहले इतना नहीं था। अगर बुज़ुर्गों से सुने तो परिवार में कोई बच्चा गलत करता था तो फैमिली ही डिसऑन करने की कोशिश करती थी, ये तूने हमारा नाक कटा दिया, ये कर लिया। अब वो चीज़ें थोड़ा कम दिखती है। किसी फैमिली में बच्चे ने क्राइम कर दिया तो भी पेरेंट्स बचाने की ही कोशिश करते हैं उसको, कुछ भी होके। ये सोसाइटी का डार्क पार्ट है। लेकिन सिस्टम में मौके कम मिले उसको, जिसके मन में डार्क डिज़ायर है कुछ गलत करने की है, तो इस पे धीरे धीरे हम आगे कंट्रोल कर सकते हैं। उसके लिए व्यवस्था धीरे धीरे डेवलप होती है। अब जैसे साइबर क्राइम की ही बात कर रहे थे, तो जब दूसरे के कागज़ पे कोई सिम लेने लग गए, ज़्यादा होने लग गई, तो अब ये नियम बना कि आप बायोमेट्रिक से बिना नहीं ले सकते। तो बहुत हद तक रोक लगी, पर क्रिमिनल ने कुछ नया तरीका निकाला। तो ऐसे स्टेप बाय स्टेप अलग अलग फील्ड के अलग अलग चीज़ें करके, ज़्यादा स्ट्रीमलाइन करके, ट्रांसपेरेंसी करके, और फ्यूचर में हम लोग वहाँ पहुँच सकते हैं जहाँ पे इस तरीके के क्राइम को बहुत मिनिमाइज़ किया जा सके। सर, अभी जैसे आपने नारकोटिक्स में भी किया है और कुछ नंबर्स भी आपने इसमें शेयर किए हैं, जो सबसे कॉमन केसेस क्या नारकोटिक्स में आते हैं? एरिया वाइज है। जैसे ये राजस्थान, पंजाब, हरियाणा बेल्ट के यहाँ थे, यहाँ तो चिट्टा बोलते थे, स्मैक वो आती थी। मतलब बाकी जगह भी है, सब जगह है, थोड़ा बहुत 19-20 का ही फ़र्क रहेगा। लेकिन ओपियम बेस्ड जो क्राइम रहा है बड़े नशे में, वो मेन रहा है, जिसमें स्मैक और हीरोइन, और छोटे में गांजा, जो कहीं जंगलों में उगा के और उसको अलग अलग पेडलर से उसको सप्लाई करते हैं। तो गांजा उसमें कम है। स्मैक और हीरोइन ये कॉस्टली हैं और इसमें इंटरनेशनल भी रहता है। जैसे जो इंडिया की सबसे बड़ी खेप जो पकड़ी गई थी, उसमें जो व्यक्ति जो उसको मंगाता था, अब यहाँ पे भी आइडेंटिटी का रोल आता है। देखिए, उसने अपने नौकर के नाम पे, ड्राइवर के नाम पे, अब ड्राइवर के नाम पे कंपनी खोल रखी है, शेल कंपनी है, और उससे दिखाता है कि इंपोर्ट एक्सपोर्ट करता है। इंपोर्ट क्या कर रहा है? टेल्कम पाउडर इंपोर्ट कर रहा है कहीं दूसरी कंपनी से, और उसकी आड़ में 2-3 बार कुछ सही चीज़ मंगाई। तो ड्राइवर को पता है उसके बारे में? ड्राइवर को ऑब्वियसली पता है कि साहब ने साइन करें। अब ड्राइवर 15,000-20,000 रुपये महीने की सैलरी ले रहा है, मालिक चला रहा है, मालिक सोच रहा है कि कल को कभी उसको ज़्यादा दे दिए। ड्राइवर को पता भी नहीं है कि कितना बड़ा काम मालिक कर रहे हैं, कि मालिक साहब पब चला रहे हैं, बार चला रहे हैं, रियल एस्टेट का थोड़ा काम है, तो उसको लगता है कि पैसे वाले हैं हमारे मालिक तो। लेकिन नौकरों को कहा कि यार थोड़ा इधर उधर से पैसा कुछ आना होता है, तेरे कुछ साइन चाहिए, हमारा टैक्स बच जाएगा। उसने कर दिया। लेकिन कंपनी ऑपरेट कौन कर रहा है? मालिक। नौकर के नाम खोल ली, और उससे उसने कितने करोड़ की ड्रग्स मंगवाई कंट्री में, आप विश्वास नहीं कर सकते। इट्स नियरली 20,000 करोड़ रुपीज़। 20,000 करोड़ जी। दैट वन ऑफ द बिगेस्ट केस ऑफ, मतलब वर्ल्ड कह सकते हैं। इंडिया को तो सबसे बड़ा केस था ही। तो पकड़ा कैसे गया? मतलब इसके बहुत सारे लिंक रहते हैं, क्योंकि इस केस पे डायरेक्ट मैंने काम नहीं किया, लेकिन ये केस न्यूज़पेपर में भी अच्छा खासा हाईलाइट हुआ है। और पंजाब में कहीं एक ड्रग पकड़ी गई, और दिल्ली में पकड़ी गई, फिर कनेक्शन जुड़ते गए। फाइनल हमारी प्रीमियर एजेंसी NIA ने इस केस को लिया था, और जब वो स्टेप बाय स्टेप इसके खोजते गए, तब जाके लिंक मिला। पहले शुरू में कोई एक लिंक मिलना होता है, तो शुरू में पंजाब में कहीं एक थाने में पकड़ी गई थी 2-3 किलो टाइप में, तो 2-3 किलो, फिर धीरे धीरे आगे गए तो पता चला कि ये तो बहुत थी, 3,000 किलो थी। देखो कितनी नस्लें ख़त्म कर देती हैं। हाँ, नस्लें। जैसे पंजाब में ही एक लेडी थी, उनसे एक मीडिया बंधु पूछ रहे थे, तो वो कह रही थी कि मेरे बेटे की ये हालत हो गई थी कि, और हमारा घर तो पूरा बर्बाद हो गया, या तो उसको नशा कराने में या फिर इलाज कराने में, कि मेरा इकलौता बेटा था, लेकिन मैं प्रार्थना करती थी रोज़ भगवान से कि भी उसको उठा ले, तो इसको भी गति मिले और परिवार बाकी भी बच जाए। नहीं तो सारी संपत्ति लग गई, सारा पैसा खर्च हो गया, और बिना नशे वो रह नहीं पाता। तो या तो उसको नशा दो या इलाज कराओ, और उसमें पूरा बर्बाद। ऐसे हज़ारों परिवार, और किसी एक स्टेट की, एक ज़िले की बात नहीं है, जहाँ भी मौका मिला तो हज़ारों परिवार बर्बाद होते हैं।
इस साइबर और नारकोटिक्स, इन 2 चीज़ पे गृह मंत्रालय का बहुत जोर है कि हमें इन 2 चीज़ों से अपने देश को आने वाले 20-25 सालों में 2047 तक फ्री करना है। तो काफ़ी रिसोर्सेज दिए गए हैं, अलग एजेंसीज़ बनी हैं, हर स्टेट में एंटी नारकोटिक्स एजेंसीज़ बनी हैं जो स्पेसिफिक इन्हीं पे काम करेगी। काफ़ी सफलताएं मिली भी है, बड़े बड़े केस वर्कआउट हुए हैं, लेकिन अभी तो बहुत काम इसमें बाकी है। आम जनता को इसमें क्या करने की ज़रूरत है अगर ये नारकोटिक्स को मतलब मिनिमाइज़ करने के लिए? मैं तो आम जनता कैसे अपने बच्चों को दूर रखे, ये एक सबसे बड़ी समस्या फैमिलीज़ को तो है ही। दूसरा, एजेंसीज़ हैं ऐसे आपकी अनोनिमिटी रखते हुए काम करती है, तो आप एजेंसीज़ को कहीं भी आपको जानकारी मिलती है, आप उनको सूचना दें, किसी भी माध्यम से दे सकते हैं, तो एजेंसीज़ काम करती है। तो नारकोटिक्स क्योंकि एक ऐसी चीज़ है जो किसी परिवार को पूरी तरह बर्बाद कर देती है, नस्लें ख़राब करती है। बहुत सारी एजेंसीज इसमें सीरियस है कि इस पे कैसे जल्दी से जल्दी रोक लगाया जाए। तो जितनी इन्फॉर्मेशन मिलेगी नेटवर्क की, उतना ही एजेंसीज काम करेगी। अब जो खुद ही इन्वॉल्व हैं, छिप के काम करते हैं, उनको सीधे सीधे नहीं पता चलता, क्योंकि जो किंग पिन्स रहते हैं वो अपने आगे लोगों को रख के काम करते हैं। वो एक अलग तरीके से स्ट्रेटजी बना के उन तक पहुंचा जाता है। अभी मुझे उम्मीद है कि कुछ बड़े बड़े किंग पिन्स जो हैं, जिन नाम तो नहीं ले सकता उन केसेस का मैं यहाँ पे, पर हो सकता है आने वाले 1-2 साल में कन्विक्शन हो जाए। अगर उस तरीके से होगा तो एक बड़ा मैसेज जाएगा कि सिर्फ पैडलर या छोटे लोग ही नहीं, जो मेन चलाने वाले लोग हैं वो भी सज़ा पा सकते हैं। क्योंकि तभी एक लोगों के मन में डर भी आएगा कि हाँ नहीं, इसमें सज़ा मिलती है और ये गलत चीज़ है। यंगस्टर्स के साथ क्या है, जब वो शुरू करते हैं तो इसकी सीरियसनेस को नहीं, एक ओवर कॉन्फिडेंस हर आदमी को रहता है, नहीं मुझे लत नहीं लग सकती। और देखते भी हैं, जैसे जो ड्रिंक करते हैं 90% से ऊपर लोगों को उसकी लत नहीं लगती है। और हम लोग समाज में देखते हैं, बहुत लोगों को देखते हैं जो पूरी उम्र ड्रिंक करते हैं और उनको लत नहीं लगती है, अपना सोशल ओकेज़न या उस पर करते रहते हैं। तो जो यंगस्टर्स हैं वो इनको लगता है कि हम भी ऐसे कर लेंगे, और उनको अपना सेल्फ रियलाइजेशन होता नहीं है। वो तब होता है जब बात हाथ से निकल जाती है, जब वो एडिक्ट हो जाते हैं, फिर उनके उसमें बस में नहीं रहता। फिर उसको छोड़ने के लिए बहुत विल पावर चाहिए, साइकेट्रिक, साइको एनालिसिस और मेडिसिन सब चाहिए, और वो भी तब जब बंदा विलिंग हो। ऐसे भी केस देखे हैं जिसमें आदत से बंदे का लीवर ख़राब है, हॉस्पिटल में एडमिट है, डॉक्टर कह रहा है कि और पिएगा तो मर जाएगा, लेकिन वो हॉस्पिटल के वार्ड बॉय को किसी तरह रिश्वत दे के मंगा के वहाँ भी पी गया और मर भी गया। लत इस लेवल तक चली जाती है आदमी की। मतलब ये इस तरीके भी केस। तो कैसे अपने बच्चों को बचाएं, बच्चे दूर दूर पढ़ने जाते हैं, तो पेरेंट्स की, सोसाइटी की, मतलब हम सब की ये जिम्मेदारी है कि इस पूरे नेटवर्क की जब भी किसी को पता चले तो उसमें आगे आए, सूचना दें। सीधे सामने नहीं आ सकते, लोगों को डर लगता है कि दुश्मनी होगी, छिप के इन्फॉर्मेशन दें। एजेंसीज काम करती है। सर जैसे इसमें आपने एक लिखा है, लेट अस टेक अ ब्रीफ टूर ऑफ द अंडरवर्ल्ड। अब प्लीज़ ये हमें थोड़ा सा ब्रीफ टूर दीजिए इसका, कि क्या कवर किया आपने इसमें? देखिए, आप अंडरवर्ल्ड या गैंगस्टर्स की ज़िंदगी का जब अध्ययन करेंगे ना, तो आप देखेंगे कि शुरुआती जीवन में जो बड़े बड़े गैंगस्टर हैं वो सब गरीब थे। मतलब कोई कोयला बेच रहा है, कोई कुली है, कोई पोर्ट पे काम कर रहा है। फिर वो किसी तरीके से थोड़ा बहुत पैसा कमाते हैं। शुरू में हो सकता है चाल में रहते हों, खोली में रहते हों, या झोंपड़ी में रहते हों। फिर एक पैसा बना के अपने आप को एस्टेब्लिश करने की कोशिश करते हैं, और उसके बाद बनाते हैं फर्जी कंपनी, या कुछ ऐसा दिखाएंगे कि हम कुछ काम कर रहे हैं। जैसे एक गैंगस्टर इसमें मैंने बताया, वो कैरम के वो चलाता था कि मैं तो कैरम खिलाता हूँ लोगों से, लोग आते हैं यहाँ कैरम खेलते हैं, फीस देते हैं। या कपड़े का आयात निर्यात करता हूँ, कपड़े की जगह जा कुछ और ही रहा है, तो ये लोग कागज़ पे कुछ और दिखाते हैं। पैसा क्राइम से आता है या स्मगलिंग से आता है, और हैंड टू माउथ फैमिली से आते हुए या बहुत ही हम्बल बैकग्राउंड से आते हुए हज़ारों करोड़ के मालिक बन जाते हैं। तो इसमें कई सारे जो फैक्टर रहे थे उनके, वो तो एक अलग पूरा विषय है, उस पर अलग से किताबें लिखी जा सकती है। बट उसमें एक बहुत महत्वपूर्ण फैक्टर है, वो ये है फेक आइडेंटिटीज़, कि उनके काम जितने भी रहते हैं उन सब के पीछे
या तो कोई आइडेंटिटी एस्टेब्लिश नहीं है और या फेक आइडेंटिटी है। कैसे? कोई एक गैंगस्टर है, उसके लिए 50 लोग काम करते हैं, उनको कैश में तनख्वाह दे देता है। ये 50 लोगों के रोज़गार की आइडेंटिटी तो कहीं एस्टेब्लिश है नहीं, आप पूछो पता नहीं चलेगा कि उसके लिए कौन काम कर रहा है। गहरे में जाओ, डिटेल में जाओ, बहुत एक एक का पीछा करो, बहुत मतलब मेहनत करती है, तब जाके पता लगता है। पहले जब टेक्नोलॉजी नहीं थी, जिस वक्त ये गैंगस्टरपन पे 60 के दशक में, 70 के दशक में, 80 के दशक में, तब तो टेक्नोलॉजी और भी कम थी, किसी को किसी से लिंक करना बड़ा मुश्किल था। भी ये कैसे लिंक है भी नहीं, तो कोई ना कोई फर्जी आइडेंटिटी या तो, और या आइडेंटिटी होना ही नहीं, ये कारण रहते थे कि ये अपने क्राइम के पैसे को उसमें यूज़ करते थे और उसकी आड़ में बड़े होते जाते थे। तो एविडेंस नहीं क्रिएट होते थे, सज़ा से बच जाते थे और बड़े होते जाते थे। तो बहुत सारे क्रिमिनल 20 साल 30 साल तक ऐसे ही बड़े होते रहे, 30 40 साल तक। अब टेक्नोलॉजी में बड़ा मुश्किल है, अब फास्ट गैंगस्टर बन रहे हैं। गैंगस्टर बने, कुछ कांड किए, मोटा पैसा नाम हुआ, जल्दी अरेस्ट हो गए, फिर अपना नेटवर्क चल रहा है। अभी आज के दौर के जो गैंगस्टर देखेंगे इंटरनेशनल है, दूसरे देशों में बैठ गए, फ़ोन से काम चला रहे हैं, लेकिन उनके लिए भी व्हाट इज़ देयर सोर्स ऑफ इनकम? एक्सटॉर्शन या कोई और तरीके का क्राइम। वो उनकी आइडेंटिटी एस्टेब्लिश नहीं है कि वो करते क्या हैं। और 20,000 की टी शर्ट पहन रहा है, लाया कहाँ से? बड़ा सा घर बना रखा है, बढ़िया थार लेके चल रहा है, अपने किसी गांव के किसी गरीब आदमी के नाम से खरीद ली, किसी और के नाम से, रिश्तेदार के नाम से ले ली, खेती की कमाई से पैसा आया था भाई, और वो प्रॉपर्टी लेके चल रहा है। तो फेक आइडेंटिटीज़ रहती है। नहीं, आइडेंटिटी में कॉमन नहीं है। एक गाड़ी है, ईंट भट्टे के मजदूर के नाम है, चला कौन रहा है? माफिया। आइडेंटिटी में कनेक्शन नहीं है। तो जितने भी गैंगस्टर हुए हैं, उनके पनपने में कई कारणों के साथ साथ फर्जी आइडेंटिटी का यूज़ करना या कोई भी आइडेंटिटी होना ही नहीं, एक बहुत बड़ा रोल रहा है। स्पेक्ट्रा की ज़रूरत, पहले तो आपने लिखा है कि नो नीड फॉर स्पेक्ट्रा, ये क्यों लिखा है? ये एक्सक्लेमेशन है कि कुछ लोग क्लेम कर सकते हैं कि नहीं इसकी ज़रूरत नहीं है। हम ऐसे इवॉल्व करके, जैसे सिस्टम में हर एजेंसी धीरे धीरे अपना ग्रो कर रही है, हर एजेंसी के रिसोर्सेज बढ़ रहे हैं, टेक्नोलॉजी बढ़ रही है, तो वो कहते हैं कि हमें कुछ नया करने की बजाय ये जो है, इसी सिस्टम को हम स्ट्रेंथन करके एजेंसीज़ को, और हम चीज़ों को रोक ले जाएंगे धीरे धीरे। जैसे कुछ क्राइम तो कम हो गए, अब आज की तारीख में घोड़े वाले डकैत तो नहीं रहे, या किडनैपिंग फॉर रैंसम जो है, बच्चों को किडनैप करके भी आपके बच्चे के लिए इतने पैसे दो, ये बहुत बहुत ही कम हो गए या ना के बराबर है, और लगभग जगह से ख़त्म हो रहे हैं। क्राइम दूसरे तरीके से आ रहा है। तो कुछ लोग ये क्लेम कर सकते हैं कि हमें आइडेंटिटी एस्टेब्लिश करने का कोई नया सिस्टम बनाने की ज़रूरत नहीं है, इन्हीं हमारी एजेंसीज़ को ही जिस तरीके से रिसोर्सेज बढ़ रहे हैं, काम कर रहे हैं, अकाउंटेबिलिटी फिक्स हो रही है, ट्रांसपेरेंसी बढ़ रही है, हम सफलता हासिल कर सकते हैं। तो मैंने एक कल्पना की है कि क्या हम एक इसको बेहतर तरीके से रीऑर्गेनाइज, मतलब जो चल रहा है, क्या हम कर सकते हैं कि रीऑर्गेनाइज कर लें, जो इंटर एजेंसी जो कॉमन काम है, वो कॉमन काम आप एक एजेंसी कर ले और हर एजेंसी अपना कोर काम करे। तो एक ये कल्पना है, कितना फीजिबल है ये तो रिसर्च और फर्दर उसके बाद ही है। मुझे लगता है कि इसको किया जा सकता है कि जो वेरिफिकेशन का काम है, अलग अलग एजेंसी को अगर सबको उतने ही रिसोर्स दिए जाएँ तो बहुत ज़्यादा रिसोर्स लगते हैं, और जो ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज है वो ऐसे हो सकता है कि आप एजेंसीज अपने कोर काम करें और आइडेंटिटी वेरिफिकेशन जितने तरीके की है वो कोई एक एजेंसी करके दे दे, तो सेम चीज़ को करने में हमारे कम रिसोर्स यूटिलाइज होंगे और हम शायद जो हमारा टारगेट है उसको जल्दी अचीव कर पाएँ, जिस दिशा में हम जा रहे हैं उसको। तो आपके हिसाब से एक आइडियल सिचुएशन, आइडियल कंडीशन में स्पेक्ट्रा की इम्प्लीमेंटेशन कैसे हो सकती है? पहले स्टेप्स क्या रहेंगे? इसमें अभी इस स्तर पे ये कहना बड़ा मुश्किल है कि ये कैसे हो सकता है। जो जितने तरीके के जो आइडेंटिटीज़ की हमने बात की, वो जैसे अलग अलग डिपार्टमेंट के साथ रहती है, तो इंटर डिपार्टमेंट डेटा लिंकेजेस और क्रॉस वेरिफिकेशन से स्टार्ट इसकी की जा सकती है। जैसे आपको मैं उदाहरण दूं कि मोबाइल नंबर तो टेलीकॉम सर्विस प्रोवाइडर कंपनी जारी करती है, उसके आपके आईडी पे देती है। बैंक अकाउंट कोई बैंक खोलता है, वहाँ आप अपने डॉक्यूमेंट जमा करते हो। अब टीएसपी और बैंक में इंटर लिंकेजेस हो जाए कि मोबाइल नंबर किसी और का इस खाते में लगा है, तो इसको वेरीफाई करो, ये दो लोगों कैसे जुड़े हुए हैं।
दो लोग कैसे जुड़े हुए हैं, तो वो इंटरलिंकेजेस हो गया। और कोई फील्ड में वेरीफाई करने वाला हो दोनों पते पे, मोबाइल नंबर इस आदमी का है भाई, उस आदमी के अकाउंट से आपका नंबर क्यों लिंक है, या अकाउंट वाले से पूछ सके कि आपने अपना नाम से सिम ना लेके किसी और की क्यों लिंक, तो एक KYC सॉलिड हो जाए तो उस मोबाइल नंबर, उस बैंक अकाउंट का मिसयूज रुक जाएगा। ऐसा एक इसमें हुआ था GST फ्रॉड केस में, जिसमें पुलिस ने कई लोगों को पकड़ के नोएडा से जेल भेजा। तो मॉर्फ करके पैन कार्ड किसी का लिया, इंटरनेट से फ़ोटो निकाली, उस पर फ़ोटो मॉर्फ करके किसी और की लगा दी। नाम है कोई, मान लीजिए पंकज के नाम का पैन कार्ड इशू हुआ है इनकम टैक्स से, फ़ोटो किसी और की लगी है। अब इस पैन कार्ड को यूज़ करके एक कंपनी खोली गई जो कि फर्जी थी, शेल थी, और उससे जो GST की ITC स्कीम होती है उससे उन्होंने पैसा क्लेम करके ले लिया। तो ये काफ़ी एक बड़ा केस हुआ था, ये भी हज़ारों करोड़ का घोटाला था, जिसमें पैन कार्ड दूसरे के लगाए हुए थे। अब GST और पैन कार्ड का इंटरलिंकेजेस हो जाए, जबकि अब नए पैन कार्ड आ रहे हैं जिससे ये उनका दुरुपयोग रुक जाएगा, जो नई स्कीम लागू हुई है, लेकिन वो ID वेरिफिकेशन का इंटरलिंकेजेस हो कि जो नाम है, जो फ़ोटो है और जो कंपनी है, जो एड्रेस है, वो मैच हो रहे हैं कि नहीं हो रहे हैं। तो वो ID का अगर वेरिफिकेशन इंटरलिंकेज हो जाए तो चांसेस है कि ये इस तरीके के अपराध हैं वो कम हो जाएंगे। और हम सारी ID को जोड़ दें तो चांसेस है कि किसी फ्यूचर में हम 2 जनरेशन 4 जनरेशन आगे 0 लेवल पे भी लेके जा सकते हैं, कि जिसकी जो ID है वो यूज़ कर रहा है, उसके हट के यूज़ कर रहा है, तो सिस्टम पॉपअप कर रहा है भाई, अलर्ट दे रहा है कि ये ID मैच नहीं हो रही, ये यहाँ कुछ गड़बड़ हो सकता है, तो इसको चेक करो। नहीं, सोल्यूशन तो बहुत अच्छा, अगर ये आइडियल वे में अगर इम्प्लीमेंटेशन हो जाए तो a lot of problems can be solved. बट एक डीप फेक जो AI है, इट इज़ अनदर बिग प्रॉब्लम नाउ डेज। एक पता ही नहीं चलता, जब कॉल्स भी, कोई रेगुलर कॉल्स के भी ऐसे कई बार सुने हैं केसेस के लोग कर रहे हैं और सच में वही आवाज़, वही सब कुछ, एंड दूसरा नंबर तो कहानी बना के, एंड लोगों ने पैसे भी दिए हैं, ये सब चीज़ें। तो ये डीप फेक के लिए क्या हमारा जो साइबर क्राइम डिपार्टमेंट्स तैयार हैं इसको हैंडल करने के लिए? कुछ चीज़ों के लिए हम लोग रेडी हैं। अभी ऐसे सॉफ्टवेयर हैं कि आप जो भी जिसका भी पब्लिकली अवेलेबल वीडियो है या वॉइस है, उसकी 5 सेकंड से 10 सेकंड का वीडियो चाहिए होता है क्रिमिनल को। जो ज़्यादा एक्सपर्ट हैं और जो कम एक्सपर्ट हैं वो 15 से 20 सेकंड का वीडियो लेते हैं और फिर उनकी वॉइस को वो इस तरीके से यूज़ करते हैं, नया टेक्स्ट डालते हैं, उस वॉइस में वो ऑडियो बनेगा और फिर उनकी फैमिली को या उनके जानने वालों को उनकी कॉन्टैक्ट लिस्ट चुरा के कहीं से डिसीव करते हैं। तो आपके जानने वालों को फ़ोन आएगा, लोगों को लगेगा हाँ जी ये तो सुप्रीत का ही फ़ोन है, लेकिन वो आपका नहीं होगा, क्योंकि वो AI से आपकी आवाज़ लगेगी, मेरे जानने वालों को मेरी आवाज़ लग सकती। तो क्या रियल है क्या फेक है, इसके भी सॉफ्टवेयर हैं जांच करने के, कि जैसे ही आपको पता लगता है सोशल मीडिया पे या इंटरनेट पे, साइबर पेट्रोलिंग एक कंसेप्ट है, पुलिस हायर करती है साइबर एक्सपर्ट्स को, प्लस टूल्स, हाई एंड टूल्स लेती है जो इंटरनेशनल हैं, साइबर पेट्रोलिंग करती है, क्या क्या चीज़ गलत चलती है उनको ढूंढने की कोशिश करती है, उनके जेन्युइननेस या फेक होने पर उसको सॉफ्टवेयर के थ्रू जानने की कोशिश करती है। ये एक तरीका है। ये फिर वो बिल्ली और चूहे की दौड़ वाला हो जाता है कि कौन आगे। अगर क्रिमिनल आगे हुआ तो पकड़ने में थोड़ा टाइम लग जाएगा, या हो सकता है कुछ क्रिमिनल ना भी पकड़ के आ पाएँ इसमें, पुलिस एडवांस हुई, कुछ क्राइम होने से रोक लेगी। इसमें भी आइडेंटिटी का रोल है। जैसे अगर इंटरनेट आइडेंटिटी की बात करें, हम कोई मेल ID बनाते हैं, उसमें कोई मोबाइल नंबर डालते हैं, तभी उससे बनता है। सोशल मीडिया अकाउंट में भी हम कुछ ना कुछ लिंक करते हैं, या तो मेल ID से बनाएंगे या अपने मोबाइल नंबर से बनाएंगे, अकाउंट होगा वो। जेन्युइन लोग सब चाहते हैं कि भी हमें टिक मिल जाए, हमारा वेरीफाइड अकाउंट हो, तो हम जिससे भी कम्युनिकेट करेंगे लोग ट्रस्ट करेंगे। बहुत लोग, क्योंकि पैसा लगता है उसको लेने में, तो ज़्यादातर जो लोग हैं, बच्चे हैं, वो अपना बिना उसको लिए ही चलाते हैं, लेकिन ज़्यादातर लोग जेन्युइन होते हैं। उसका फ़ायदा क्रिमिनल उठाते हैं, तो वो कुछ का कुछ बन के और लोगों को डिसीव करते हैं। आवाज़ चेंज, वीडियो चेंज, ID चेंज। आपने एक बताया भी था, एक किस्सा भी बताया था। तो 60 साल का एक आदमी अपने आप को 18 साल का लड़का प्रोजेक्ट करता है और इंस्टाग्राम पे 16 साल की एक लड़की से दोस्ती शुरू कर देता है।
और धीरे धीरे उसको इमोशनली इस तरीके से काबू में कर लेता है कि वो कहती है कि मैं तो तेरे बिना नहीं रह सकती और मैं मिलने आ रही हूँ, अलग अलग शहर में है। अब ये लड़की ट्रेन पकड़ के चली जाती है दूसरे शहर मिलने उससे, शाम का टाइम है। अब ये आदमी वहाँ जाके मतलब कमज़ोर पड़ जाता है कि सामने कैसे जाऊँगा, वो मानेगी नहीं कि ये मैं हूँ, तो डर जाता है कि कैसे रिएक्ट करेगी, तो सामने नहीं आता, नंबर बंद कर लेता है अपना। अब ये लड़की रेलवे स्टेशन पर अकेली है, शाम हो गई, अंधेरा होने लगा। रेलवे स्टेशन के आसपास घूमने वाले 2 लोगों ने वो देखा कि कोई ये लड़की है जिसका कोई वो नहीं लग रहा कि यहाँ का, तो बातचीत करके पता कर लिया कि कहीं बाहर की है, यहाँ इसका कोई नहीं है। लड़की इनोसेंट थी, उसने भी बता दिया कि ऐसे मैं मिलने आई थी और उसका इंतज़ार कर रही हूँ, आया नहीं, 2-3 घंटे हो गए। इन लोगों ने उसको बहला फुसला लिया, वो ले गए और उसका गैंग रेप किया। तो कोई फेक आईडी कहाँ तक जा सकती है, नहीं, उससे क्या क्राइम। अब बच्चों को अवेयर करो, फैमिलीज़ को ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को अवेयर करना होगा, लेकिन क्या हम सबको कर सकते हैं? कोशिश कर सकते हैं अपने ही बच्चों को ये चीज़ समझाने में कि बेटा फेक आप किसी को सब्सक्राइब मत करो, लाइक अननेसेसरी आप किसी से जुड़ो मत, फ्रेंड रिक्वेस्ट आ रही है जान के करो, जबकि बड़े हम लोग भी कर लेते हैं। किसी ऑलरेडी कोई आया, म्यूचुअल फ्रेंडशिप है किसी की फेसबुक पे, तो जिसको पर्सनली नहीं जानते उसकी एक्सेप्ट कर लेते हैं फ्रेंड रिक्वेस्ट। बहुत बार जो क्रिमिनल है वो चालाक होते हैं, वो इस तरीके की प्रोफाइलिंग करते हैं, धीरे धीरे देखते हैं कि किसी सबसे कमज़ोर कड़ी से एक से दोस्ती होती है, जो म्यूचुअल कनेक्शन दिखता है उसके चक्कर में लोग आगे से आगे जुड़ते रहते। तो ये जो फेक फ्रेंडशिप है बिना एक दूसरे को जाने, ये बहुत ख़तरनाक है। तो क्या एक कल्पना है, ये एक मेरा ड्रीम है कि हम ऐसा इस सिस्टम को कर पाएँ कि इंटरनेट पे आईडी वेरीफाइड हो। ये हमारे इनोसेंट बच्चे हैं, उनके पास कोई भी मेल आता है, रिक्वेस्ट आती है, कुछ भी है, तो उनको पता लग सके कि ये आईडी वेरीफाइड है और किसकी है, और वो बाय डिफ़ॉल्ट सभी के साथ वो बाय डिफ़ॉल्ट सभी के साथ हो। तो जो ये कम्युनिकेशन में डिसेप्शन है, धोखेबाजी है, इसको बंद किया जा सकता है। लेकिन ये कितना संभव है टेक्नोलॉजी में, क्या इससे रिलेटेड क्या क्या हमारे रूल्स अलाउ करते हैं हमें, वो एक अलग पार्ट है, इस पर एक डिटेल डिस्कशन की ज़रूरत है। लेकिन हाँ, कहीं ना कहीं कम्युनिकेशन के इस कंसेप्ट पे आज नहीं तो कल सोचना ही पड़ेगा। इसका फ़ायदा उठा के बहुत बार लोग क्या है, भ्रामक खबरें फैला देते हैं, नहीं, फेक न्यूज़ फैला दी, अकाउंट फर्जी, किसी पता नहीं चले फैलाई किसने थी, नहीं, ये रॉकिंग बॉय नाम से कोई हैंडल था नहीं, अब आप रॉकिंग बॉय ढूंढते रहो, ढूंढा जा सकता है, ज़्यादातर केस में ढूंढ भी लिया जाता है। लेकिन कोई VPN यूज़ कर रहा है, कोई फॉरेन में बैठा है, तो फिर जब तक उसको आप जस्टिस तक लेके जाओ, जब तक वो कई और अकाउंट बना चुका होगा, कई और जगह फेक न्यूज़ फैला चुका होगा, लोगों में लड़ाई कराने तक बात आ जाती है, लोग सड़कों पे आ जाते हैं। तो फेक अकाउंट का बड़ा महत्वपूर्ण रोल होता है। तो इसलिए अकाउंट को कैसे हम सेफ करें, जेन्युइन रखें, ये भी एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, और इसको हमें डील करना ही पड़ेगा आज नहीं तो कल, कि अकाउंट जेन्युइन्स रहें और इनोसेंट लोग हैं। क्योंकि सोसाइटी में इनोसेंट लोग हमेशा से रहे हैं और रहेंगे, उनको आप कम्प्लीटली, ये एक कल्पना है या हाइपोथेटिकल सिचुएशन है जहाँ हम सोचें कि हमारी सोसाइटी का हर आदमी वेल अवेयर्ड है, अलर्ट है, नहीं, और एक जागरूक है। तो बड़ों के लिए तो किया जा सकता है, फिर भी सब नहीं होंगे, लो IQ के लोग रहते हैं, मेडिकल कंडीशन पे भी रहते हैं, उनको फैमिली सपोर्ट। बच्चे तो इनोसेंट रहेंगे ही, और बच्चों का इनोसेंट होना शायद उनकी एक कोर पर्सनैलिटी है। अब अगर बच्चे समझदार जैसे हो, हम किसी के घर जाएं, वहाँ समझदारी से बच्चे सोफे पे बैठे लगे तो हमें लगेगा एबनॉर्मल माहौल है कुछ। वी एक्सपेक्ट इनोसेंसी फ्रॉम चिल्ड्रन, तो उसको प्रोटेक्ट कैसे करेंगे इनोसेंसी को? तो प्रोटेक्ट करने के लिए हमें ऐसा कई तरीके हैं, चाइल्ड लॉक लगा दिया, ये कर दिया कि उल्टे सुल्टे कंटेंट ना देखें, लेकिन वो तब होगा जब पेरेंट्स उतने अवेयर हो। जनरेशन गैप में जो पेरेंट खुद ही नहीं टेक्नोलॉजी का पता होता, तो इसके बहुत एफर्ट चल रहे हैं कि कैसे इस चीज़ को किया जाए। और आई एम श्योर कि आज नहीं तो कल हम उस लक्ष्य को हासिल कर लेंगे जहाँ पे ये कम्युनिकेशन एस्टेब्लिश करने का जो सिस्टम है, इसमें डिसेप्शन पूरी तरह ख़त्म हो जाए। कि मैं बता रहा हूँ, किसी को अप्रोच कर रहा हूँ किसी भी माध्यम से, चाहे फिजिकल कर रहा हूँ या, तो मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि आई नीड टू टेल दिस इज़ पवन कुमार। मुझे कोई अप्रोच कर रहा है तो मुझे बताओ कि भाई आप हो कौन, मैं उसको वेरीफाई कर पाऊँ आइडेंटिटी को, सही है गलत है ये चीज़। तो आइडेंटिटी वेरिफिकेशन से ये सोल्व किया जा सकता है। पवन जी, बहुत
मज़ा आया मेरे को सुन के। मेरे को आई एम श्योर कि जो भी अभी स्टूडियो में बैठे हैं, ये एक बड़ा इंफॉर्मेटिव के साथ साथ एक ऐसा सेशन है कि जिसमें आपकी सच में नींद खुल जाती है, आपके इंद्रियां खुल जाती हैं, क्योंकि ये जो कॉमन गलतियां सब कर रहे हैं, और जब पता चलता है कि समाज में इतना कुछ हो रहा है और हमें पता ही नहीं है, एंड आप इनोसेंस में यू कैन लूज एवरीथिंग। सो विच इज़ एक्चुअली हमें कहीं ना कहीं अवेयर रहना इंपॉर्टेंट है, एटलीस्ट अवेयर रहें और लोगों को अवेयर रखें। तो ये जो आपने मुहिम की शुरुआत की है, आई विश यू द बेस्ट फॉर दिस, एंड आई वुड वांट कि ऐसी कोई चीज़ हो जिससे मतलब टेक्निकली हम एक साइबर क्राइम फ्री और ये नारकोटिक्स फ्री देश बने 2047 तक, विकसित भारत हो सकें। और इसमें आई थिंक ऐसे ही कुछ इनिशिएटिव्स का बहुत बड़ा रोल रहेगा। मुझे पूरी उम्मीद है कि हम लोग, हमारी फ्यूचर जनरेशन ज़रूर कामयाब होगी। फ्यूचर जनरेशन दे आर मोर स्किल्ड देन अस, तो बच्चे ज़्यादा स्किल्ड हैं, और निश्चित रूप से टेक्नोलॉजी, फिज़िकल ये वेरिफिकेशन से आइडेंटिटी को वेरीफाई करके और ये लक्ष्य हासिल किया जा सकता है, और ज़रूर होगा किसी ना किसी। बहुत बहुत धन्यवाद आपका मुझे इनवाइट करने के लिए, और मतलब इट्स माय प्लेजर कि आई कुड स्पीक टू लॉट ऑफ पीपल थ्रू यू। उनको कुछ बता सका, शायद कुछ लोग अवेयर होंगे, कुछ जानेंगे सिस्टम को, कुछ अपने आप को, अपने फैमिली मेम्बर को, अपने प्यारों को बचा पाएंगे, तो ये हमारी सफलता होगी। थैंक यू जी। आपको कैसा लगा सुप्रीत सिंह शो पे आके? मुझे बहुत अच्छा लगा। मैं आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं कि आप भी मैंने देखा कि जिस तरीके से आप बात कर रहे हैं, प्रोफेशनल पॉडकास्ट मैंने बहुत देखे हैं, तो जो एक प्रोफेशनलिज्म रहता है उसके साथ साथ जो ह्यूमन टच रहता है वो बहुत ज़रूरी होता है। तो ह्यूमन टच रखते हुए जो आप अपने पैशन को फॉलो कर रहे हैं, इसमें बहुत बहुत आपको बेस्ट विशेस। आप ज़रूर कामयाब होंगे और आगे से आगे बढ़ते जाएंगे, और उसके लिए आपको अग्रिम बधाई। थैंक यू जी, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। थैंक यू।